बाजार के आखिरी घंटे का हर एक्शन, सटीक विश्लेषण, मुनाफे वाले आइडियाज। कीजिए कल की तैयारी आज हमारे साथ। देखिए CNBC आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो से लाइव। नमस्कार, CNBC आवाज़ मोतीलाल ओसवाल स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। भारतीय मार्केट के लिए थोड़ा ख़राब दिन है और निफ्टी 135 पॉइंट नीचे है, आधा % नीचे, लेकिन पूरा का पूरा आधा % सिर्फ एक IT की वजह से है और कुछ देर में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन ओवरऑल मार्केट में बहुत कुछ है डिस्कस करने को, तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। बजट पर यूट्यूब के साथ टीवी पर भी बजा CNBC आवाज़ का डंका। बजट भाषण के दौरान आवाज़ का मार्केट शेयर 63%, बजट वाले पूरे दिन मार्केट शेयर 61.3% और पूरे हफ्ते में मार्केट शेयर 76.4%। भरोसे और प्यार के लिए दर्शकों का बहुत बहुत आभार। IT शेयरों में तेज बिकवाली, बाजार पर पड़ी भारी। निफ्टी करीब 100 अंक ज्यादा गिरावट के साथ कर रहा है 25,850 के नजदीक कारोबार। इन्फोसिस, रिलायंस और एमडी ने बनाया दबाव। बैंक निफ्टी फ्लैट कारोबार कर रहा है, लेकिन आउट परफॉर्मेंस कायम। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी गिरावट कायम। AI की वजह से कारोबार पर बुरा असर पड़ने के डर से निफ्टी IT इंडेक्स 5% टूटा। इस साल 14 से 16% गिरे इन्फोसिस, TCS और विप्रो, साथ ही LTIM, कोफोर्ज जैसे मिड कैप शेयरों में भी तेज गिरावट। IT के साथ रियल्टी, तेल गैस और केमिकल शेयरों में भी दबाव। करीब 1% फिसले तीनों इंडिसेस। वहीं NBFCs, मेटल और चुनिंदा ऑटो में हल्की खरीदारी। NBFCs में 2% ज़्यादा की तेजी के साथ नए शिखर पर पहुंचा श्रीराम फाइनेंस। हिंदुस्तान यूनिलीवर ने पेश किए अनुमान से थोड़े फीके नतीजे, लेकिन वॉल्यूम ग्रोथ अनुमान से ज़्यादा। मैनेजमेंट कमेंट्री बाजार के लिए अच्छी। कंपनी के मुताबिक FY 27 वॉल्यूम ग्रोथ सालाना करंट साल से बेहतर रह सकती है। कंसोलिडेटेड EBITDA मार्जिन 22 से 23% रहने का अनुमान के करीब रहे HL के नतीजे। तीसरी तिमाही में कंपनी के मुनाफे में करीब 30% का उछाल, तो वहीं रेवेन्यू में भी करीब 11% की बढ़ोतरी। उधर उम्मीद से फीके रहे भारत फोर्ज के नतीजे। टैच और ऑर्डर एग्जीक्यूशन में 1 साल की देरी की आशंका, लेकिन कंपनी ने कहा बुरा दौर पीछे। FY 27 के रेवेन्यू में हाई डबल डिजिट ग्रोथ संभव। और डिफेंस सेक्टर के लिए बड़ा दिन। DAC की बैठक में 3.25 लाख करोड़ के 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को हरी झंडी मिलने की खबर। स्कैल्प क्रूज मिसाइल के साथ रूस से एयर डिफेंस मिसाइल खरीदने को भी ग्रीन सिग्नल। आज के बिग स्टॉक्स और 4 GPT पड़े सटीक। खराब नतीजों के चलते LG करीब 3% फिसला। तीसरी तिमाही में मुनाफा करीब 62% घटा। उधर मजबूत चार्ट के दम पर फोर्टिस और ग्लेनमार्क और TVS में खरीदारी का मूड कायम। वहीं कमजोर चार्ट के चलते कोफोर्ज 4% नीचे। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रेया, वीरू, गुड आफ्टरनून। और एक मुझे एक याद आ रहा है कि आज खुश तो बहुत हो गए। क्यों वीरू? खुश बहुत होंगे और वो खुश होना लाजमी है। और क्योंकि ये हफ्ता उस हफ्ते के बाद आता है जिस हफ्ते की पैमाइश पूरे साल याद रहती है, है ना। बजट का दिन, बजट का हफ्ता, आर्थिक सर्वेक्षण यानी इकोनॉमिक सर्वे, और उसके बाद बजट, वो ट्रेड डील, सब कुछ इस हफ्ते में सम्मिलित था। और उस हफ्ते में CNBC आवाज़ की बादशाहत कायम रही। 76% मार्केट शेयर। अनुज, बजट स्पीच के दौरान CNBC आवाज़ छाया रहा, बजट के दिन CNBC आवाज़ छाया रहा। वाकई बेहद शानदार आंकड़े अनुज, हैं वीरू? बिल्कुल। और सच बताऊं तो एक चीज़ जो हमारे व्यूअर्स कर सकते हैं वो ये है कि चैट GPT पे जाएं और लिखें कि हु इज़ इंडियाज़ नंबर 1 बिजनेस चैनल ऑन बजट डे, और वो आपको बता देगा। देखिए कि हमारा क्या मार्केट शेयर, और ये पब्लिकली अवेलेबल डेटा के हिसाब से। उस दिन आपको याद होगा यूट्यूब पर हम 7.65 लाख पर थे और हमारा कंपटीशन जो भी था वो 2 पॉइंट समथिंग पर था और हम 4 गुना बड़े थे। और सच बताऊं तो ये जो बाग के नंबर्स आए हैं ये भी बहुत शानदार हैं। और मैं अपनी तरफ से हमारे व्यूअर्स को, और जैसे कहते हैं ना कि फोल्डेड हैंड्स के साथ शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आपके प्यार और विश्वास की वजह से ही हम इस नंबर पर आ पाए हैं। और एक एश्योरेंस यहाँ पर देना चाहूँगा कि हम यहाँ पर नहीं रुकने वाले हैं और हम अपनी मेहनत करते रहेंगे, अपना अच्छा काम करते रहेंगे, और बाकी तो जनता जनार्दन जिसे कहते हैं ना सुप्रीम है, वो डिसाइड करेंगे कि कौन नंबर 1 है।
और अगर जनता का ऐसे ही प्यार मिलता रहा तो हम शायद नंबर 1 पर बने रहें। और मेरी टीम का बहुत बहुत शुक्रिया, टीम ने बहुत अच्छे से काम किया और टायर्डलेसली काम किया। बजट संडे को था, सैटरडे को भी काम किया, उसके बाद अगले 2 दिन में फिर वो ट्रेड डील आ गई, उस पर भी काम किया। ये पूरा का पूरा उस हफ्ते के आपको नंबर्स बता रहा है और पूरे के पूरे उसमें हम देखें तो हफ्ते में नंबर 1 76% मार्केट शेयर वीरू, कोई छोटी बात नहीं है। 76% मार्केट शेयर इतनी कम्पिटिटिव इस एनवायरनमेंट में हमने जो पूरे उसमें लेकर आए हम। और मैं सच बताऊं ना, मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूं कि बजट स्पीच के दौरान हम 63% पर हैं। मुझे लग रहा है कि यहाँ पर भी हमको 75-76 पे होना चाहिए था, क्योंकि वो जो यूट्यूब का आंकड़ा था वो क्लियरली बता रहा था कि हम 3.8 टाइम्स हैं। तो खैर ठीक है, अब देखिए जैसे कहते हैं कि इच्छाओं का तो अंत नहीं है और तो कहीं ना कहीं तो आकर आपको सेटिस्फाई होना होगा। तो ठीक है ये नंबर्स, लेकिन आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे पैनल का बहुत बहुत शुक्रिया और आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे मैं कहता हूँ, मुझे गर्व है कि मैं इस टीम को लीड कर रहा हूँ जिसने इतनी शानदार आउट परफॉर्मेंस दिखाई है। बिल्कुल सर, श्रम की बात की आपने, मेहनत की बात की, श्रम की पूजा करने वाला धीरज से धनवान है। यहाँ CNBC आवाज़ प्यार से धनवान है, भरोसे से धनवान है और जनता का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया सर। और अभी आप बात कर रहे थे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के आंकड़े आए, हम छाए रहे और आज जिस तरीके से टीवी का डेटा आया है, बाघ का डेटा आया है, ये क्या दर्शाता है सर? क्या जनता CNBC आवाज़ पे भरोसा करती है? आंकड़े ये है, कैसा महसूस हो रहा है? देखिए श्रेया, मैं भगवत गीता में बिलीव करता हूँ बहुत ज़्यादा, ठीक है। मेरा मानना ये है कि आप अपना कर्म करिए और कई बार ना आप अपना बेस्ट कर्म करेंगे ना, उसके बाद भी रिजल्ट आपके अगेंस्ट जाएगा और वो मैंने पर्सनली भुगता है और वो काफ़ी आपको निराश कर सकता है, कई बार होगा ये। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना बेस्ट करना बंद कर दें। हमने अपना बेस्ट किया है और उसका हमें रिवॉर्ड मिला है। और मैं एक चीज़ उसमें और ज़रूर ऐड करूँगा, हमें ना इसमें एक सेल्फ रिस्पेक्ट में और घमंड में एक फ़र्क है। हमें घमंड नहीं करना है। मैं अपनी टीम को भी यही बोल रहा हूँ। और जब हमने इवन केक काटा था तो हमने किसी और चैनल का लिख के नहीं किया कि वो केक में उसका करके हमने काटा, हमने वो नहीं किया क्योंकि वो हमारी प्रवृत्ति नहीं है, हमको वो नहीं करना है। तो ये मैं कहूँगा कि टीम को भी यही कहूँगा कि आप इसको, ठीक है अच्छा नंबर आया, अच्छी बात है, खुश होइए, सेलिब्रेट करिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बस रुक गए। इससे भी अच्छे नंबर लाने हैं हमको और आगे आउट परफॉर्म करना है। और एक बात, जो जनता ने हमें कॉन्फिडेंस दिया है, जो जनता ने हमारे ऊपर ट्रस्ट रखा है, उसे आपको मेंटेन करना है। ये देखिए एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी हमारे ऊपर, क्योंकि हमारे कहने पर और मैं सच बताऊं तो श्रेया, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, कहीं भी जाते हैं एयरपोर्ट पर, रोड ट्रैवल में, किसी सिटीज़ में जाते हैं, आप छोटी छोटी सिटीज़ में जाते हैं, हम जैसे वो भोपाल में गए थे फॉर एग्जांपल, तो जिस तरीके का प्यार मिलता है, जो जनता ने एक लार्जर देन लाइफ हमारे लिए एक इमेज क्रिएट कर दी है, उस पर हमको उसका रिस्पेक्ट करना बहुत ज़रूरी है कि वो बहुत कॉन्फिडेंस के साथ हम सुबह अगर एक चीज़ बोल देते हैं, जैसे उस दिन अगर हमने SBI पे बोला कि अगर गैप अप हो उसके बाद भी चेज़ करें, या आयशर मोटर्स पे बात की, या और कई इस तरीके से बात की, IT को बोला कि दूर रहिए। तो मुझे आज एक मैसेज आया, जब मैंने 2 दिन पहले बोला कि IT से भी दूर रहिए, किसी की लॉन्ग पोजीशन थी, उन्होंने अपनी लॉन्ग पोजीशन काटी और उन्होंने आज मुझे थैंक किया उस चीज़ के लिए। अब वो सपोज करिए वो बढ़ जाता तो कहीं ना कहीं उनके मन में टीस मचती है ना। तो इसके लिए इसी तरीके से SBI हुआ चाहे या आयशर मोटर्स हुआ, तो जनता हमको सुन के वो एक्ट करती है, रिएक्ट करती है। और इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम जो कह रहे हैं और जो कर रहे हैं वो पूरी शिद्दत के साथ करें, पूरी ईमानदारी के साथ करें। और एक बात, पूरी ईमानदारी के साथ अगर आप काम करेंगे ना, तो इवेंचुअली डेटा आपको सपोर्ट करेगा, है ना। और यही जनता ने किया। और एक बार फिर से जनता का बहुत बहुत शुक्रिया। और देखिए मुझे ना, मैं सच बताऊं, मैं पर्सनली, क्योंकि क्या है कि एक तो थोड़ी सी एक कंपटीशन हो गया है अनफॉर्चुनेटली, लेकिन फैक्ट तो यही है ना कि कोई पर्सनल राइवलरी किसी से थोड़ी ना होती है। सब हमारे दोस्त हैं, भाई हैं सब, तो उसमें कोई पर्सनल कुछ एनिमोसिटी नहीं आनी चाहिए। जो भी बात कर रहे हैं हम एक प्योरली एज अ प्रोफेशनल बात कर रहे हैं, प्योरली एज अ प्रोफेशनल। मैं किसी को ये नहीं कहने दूंगा कि भाई तुम्हारा चैनल डाउन है। हमारा चैनल नहीं है, हमारा चैनल बहुत स्ट्रांग है और हमारे चैनल ने बहुत अच्छा काम करा है और आगे भी करते रहेंगे, यही कहूँगा मैं। हाँ, चलें फिर आगे बढ़े, मार्केट पर आए वीरू।
मार्केट पे आता हूँ अब जी मैं, हाँ। और मार्केट के लिए मैं आपको एक इमेज दिखाना चाहता हूँ। आज एक मार्केट को आप इससे कंपेयर कर सकते हैं, एक 3 पहियों की गाड़ी, लेकिन फिर भी टिकी हुई है। ये देखिए, ये एक पहिया जो निकला हुआ है ये आईटी का है, और आज भी इसमें एक पहिया बुरी तरीके से फ्लैट है। निफ्टी आईटी में करीब करीब 5% की गिरावट है, और इस इनफैक्ट अगर आप देखें तो निफ्टी की गिरावट आई है, उसमें 150 पॉइंट का कंट्रीब्यूशन सिर्फ निफ्टी स्टॉक्स का है। ये देखिए, आपकी स्क्रीन पर सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन और प्ले कर दीजिएगा, वो देख लेते हैं एक बार जरा कैसा रहा निफ्टी का कंट्रीब्यूशन। और इसके बावजूद अगर आप देखें, ये देखिए इन्फोसिस 58 पॉइंट, टीसीएस 40 पॉइंट, और बाकी छोटे हैं तो इसके लिए ऑब्वियसली इसमें नहीं दिखाई देगा, लेकिन 2 स्टॉक से 100 पॉइंट हो गया। इसके बावजूद निफ्टी ने 25,800 मोर और लेस बचाया है। बैंक निफ्टी में आउट परफॉर्मेंस हुई है, और मिड कैप और स्मॉल कैप नीचे हैं आज हालांकि, और ब्रेथ थोड़ी सी खराब है। तो खैर, लेट्स वेट एंड वॉच, आखिरी का 1.5 घंटा हमारे लिए क्या लेकर आएगा। बिल्कुल, आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहता है आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ सीएनबीसी आवाज़ पर। और मार्केट सर, जिस तरीके से आपने वो तस्वीर पेश की, बिल्कुल सही, जाहिर तौर पर आज मार्केट के बिहेवियर से बिल्कुल मैच करता है। लेकिन जब एक पुर्जा काम ना कर रहा हो मार्केट का, तो फिर मार्केट में क्या करें? ये क्या परेशानी का सबब बनेगा आगे चलकर? और ऐसे मूड में फिर कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे, क्या करना चाहिए निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आईटी में बॉटम मत ढूंढें, है ना, वो उससे कुछ नहीं होगा। आईटी से थोड़ा सा दूर रहें इस समय पर। जरूरी थोड़ा है कि हमें बॉटम पकड़ना है, हमें नहीं पकड़ना है, और ना ही हमें शौक है, ना ही हम चिल्ला चिल्ला के ये बात कहेंगे कि एग्जैक्ट बॉटम पकड़ा हमने, हमें नहीं पकड़ना। हमको मार्केट का ट्रेंड, बस जो मार्केट कह रहा है हमें बस उसको रिस्पेक्ट करना है। अभी के लिए आईटी से हमें कोसों दूर रहना है। जब लेना हो भले 1000 पॉइंट ऊपर लेंगे, लेकिन अभी नहीं लेंगे, कोई फ़ायदा। अब देखिए, 3 दिन पहले जब वो 7% गिरा था, बहुत लोगों ने सोचा चलो अब खरीद लेता हूँ, क्या हुआ फ़ायदा, वहाँ से और 6% नीचे आ गए, है ना। तो ये नहीं करना है हमें। और शॉर्ट, देखिए शॉर्ट करना आता है तभी पैसा बनेगा इनमें, लेकिन शॉर्ट करने का भी तरीका होता है। जैसे आज थोड़ी सी एक बार इंटरडे में रिकवरी आई थी, उसमें आप चाहें तो शॉर्ट के मौके ढूंढें, या जैसे 2-3 दिन पहले की गिरावट के बाद 1-2 दिन की रिकवरी आ गई, उसमें आप मौके ढूंढें। इस तरीके से अप्रोच करें उसको। और एक चीज़, मार्केट में अर्निंग्स का रिएक्शन अभी भी काफ़ी सॉलिड है। अगर आप देखें, आज भी अच्छे नतीजों को मार्केट ने रिवॉर्ड किया, ख़राब नतीजों को मार्केट ने पनिश किया। ये लगातार कंटिन्यू कर रहा है, और ये मुझे लग रहा है कि आगे भी इसी तरीके से कंटिन्यू करेगा। और अगर आप जहाँ तक लेवल्स की बात करें, निफ्टी पर हमारा सपोर्ट रहेगा करीब करीब 25,750 से लेकर 25,800 का, और फिर जो रेजिस्टेंस है वो रहेगी हमारी करीब करीब 25,950 से 26,050 पर। जहाँ तक बात है बैंक निफ्टी की, बैंक निफ्टी में हमारा सपोर्ट 60,400 से 60,500 का है, और रेजिस्टेंस जो है वो 60,800 से 61,000 की है। बीरू, बताइए स्टॉक स्पेसिफिक क्या मूव्स रहे आज? स्टॉक स्पेसिफिक अनुज, बैंक निफ्टी जिसकी आउट परफॉर्मेंस स्क्रीन पे कायम है, मैं उसी पे जाऊंगा। अब देखिए, एसबीआई पे टिप्पणी करके मैं तो खैर शायद अब नहीं कर पाऊंगा, मतलब क्योंकि ऑलरेडी अगर आप देखें ऑलमोस्ट 1200 को स्ट्राइक करा था, क्योंकि ये चल चुका है मतलब इंट्राडे में, और एक बार वो स्ट्रॉन्ग स्विंग दे चुका है। अब बाजार किस पे फोकस कर रहा है इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स, ओआई, ऑप्शन प्लेसमेंट? देखें अनुज, आज सरप्राइजिंगली आईसीआईसीआई बैंक एक्शन में आया है। 1429 अब ऑलमोस्ट 10 सितंबर के बाद की जो हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी है उसको स्ट्राइक करता हुआ आज कोलैप्स होते हुए बाजार में 2 स्टॉक्स ने सिंगल हैंडेडली लेकर आप देखें तो मेरे ख्याल से निफ्टी को बचाया है। दैट्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड आईसीआईसीआई बैंक। आईसीआईसीआई बैंक डी हाई पे ट्रेड करता हुआ क्लासिकल फ्लैग का ब्रेकआउट 1 फरवरी से लेकर अब तक, यानी इन 12 सेशंस का, और जरा प्लीज़ वाई रखिएगा स्क्रीन पे। अब ये ऑलमोस्ट ये अपनी जुलाई 25 से चली आ रही है स्लोपिंग डाउनवर्ड चैनल को बाइसेक्ट करता हुआ। तो इस वक्त एक निजी बैंक आईसीआईसीआई बैंक इंप्रेस कर रहा है। दूसरा मैं रखूंगा स्टॉक आपकी स्क्रीन पे, दैट्स पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट। ये आईसीआईसीआई बैंक का ओआई है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट आज फर्स्ट टाइम पोस्ट 5 अगस्त 2025 के बाद पहली बार 200 डेमा के जोन को काटता हुआ 3/4% ओआई बिल्डअप, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है, और ये ऑलमोस्ट आप ये समझिएगा कि अगस्त 25 के बाद के अब तक की सबसे मतलब जो हाईएस्ट क्लस्टर है उसको बाइसेक्ट कर रहा है। पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट एक हो गया आईसीआईसीआई बैंक, और वाइट गुड सेगमेंट में 1 दिन के रेस्ट के बाद, 2 दिन के रेस्ट के बाद वोल्टास फिर स्ट्राइक करता हुआ। मैं हेवल्स को भी पिक कर सकता था, बट मोर क्लीनर, ज़्यादा स्पष्ट और अच्छा चार्ट वोल्टास का है। इसने पूरी जनवरी 25 से लेकर अब तक की जो प्राइस ट्रैजेक्टरी है उसको बाइसेक्ट कर दिया है। यहाँ शॉर्ट होल्डर्स अनकंफर्टेबल हैं। 0.62% वाई शेड हुआ, यानी कम हुआ, यानी
मंदड़िए अपनी पोजिशंस को काटते हुए डे हाई पे स्टॉक एक क्लियर कट ब्रेकआउट का केस यहाँ पे बनता हुआ। अनुज, क्या इस मैसेज को ये रीड करना इस तरीके से ठीक होगा कि वो जिस हम बात कर रहे हैं ना 3 पहिए वाली गाड़ी की, मैं तो जब जाता हूँ यहाँ से अपने होम टाउन तो कई गांव पड़ते हैं बीच में, तो वो दृश्य दिखाई देता है मेरे को, ट्रैक्टर चलते हैं 3 पहियों पर, तो मैंने तो विजुलाइज कर लिया था अनुज। बट क्या वो अब जो दूसरा पहिया ठीक ठाक है वो क्या बैंक निफ्टी मान के चलें? रोज़ बरोज़ बाजार बैंक्स पे ही फोकस करता हुआ आज आईसीआईसीआई बैंक एसबीआई दोनों को पिक कर लिया। बैंक्स हैं, आई थिंक ऑटोज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉकेट में आ चुकी हैं वीरू। आई थिंक आज आईसीआईसीआई बैंक और एसबीआई दोनों चले, सही बोला आपने। आई थिंक ऑटोज में एक अच्छा मूव आ रहा है। आयशर मोटर्स कल के बड़े मूव के बाद आज भी चल रहा है। आई थिंक आज मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड हुआ हिंदुस्तान यूनिलीवर के नंबर से। हालांकि आप कह सकते हैं कि कमेंट्री अच्छी थी, लेकिन सच बताऊं तो जीएसटी कट के बाद इस तरीके का क्वार्टर नहीं आना चाहिए। मतलब कुछ तो फिर इन्होंने अपनी तरफ से कुछ गड़बड़ करी है, जो भी है। मतलब गड़बड़ से मेरा मतलब है कि अपनी जो एग्जीक्यूशन है वो ढंग से नहीं करा है। तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं उससे डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मार्केट को अब सपोर्ट जो है ना वो मिलेगा सिर्फ इन 3 सेक्टर से, या फिर रिलायंस चल जाए। रिलायंस बियॉन्ड अ पॉइंट हम ऑब्वियसली ज़्यादा बात करेंगे नहीं, क्योंकि भाई हमारा पेरेंट कंपनी है, लेकिन वो भी नहीं चला आज। तो कहीं ना कहीं से तो मार्केट अकेला बैंक निफ्टी कितना ही कर लेगा, क्या ही कर लेगा। जितना हो सकता है बैंक निफ्टी से वो बैंक निफ्टी कर रहा है। अभी भी ऑल टाइम हाई के करीब ही है। ये अगर यहाँ क्लोज होगा तो फिर ऑल टाइम क्लोजिंग हाई ही होगा। लेकिन थोड़ा सा तो मुझे लग रहा है कि बाकियों को इसमें जुड़ना पड़ेगा। चलिए एक काम करते हैं, मैं फटाफट आपको रफ्तार के घोड़े और फिसड्डी स्टॉक्स बता देता हूँ। उसके बाद श्रेया वीरू आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाइएगा। सबसे पहले फिसड्डी स्टॉक्स पर आते हैं। इनमें सारे के सारे आईटी स्टॉक्स, केपीआईटी, कोफोज, एलटीआईएम, टीसीएस, ओएफएसएस, इन्फोसिस, एफ&ओ के 10 टॉप लूजर्स सारे आईटी स्टॉक्स हैं। और जो एआई के डर से तगड़ी पिटाई हुई, आज सुबह क्लियर हो गया था जब एडीएस नीचे थे और हमने सुबह बात भी की थी। वोडाफोन आइडिया भी आज के फिसड्डी स्टॉक्स में जो बड़ी रैली के बाद जेपी मॉर्गन का एक डाउनग्रेड आया, और उन्होंने एक सही बात बोली कि अभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो इसको लेकर, तो करीब 3% नीचे ये स्टॉक। इसके अलावा फिजिक्स वाला एक और स्टॉक है जहाँ पर एंकर लॉक इन खत्म होने के बाद थोड़ी सी बिकवाली हुई। फिर आते हैं रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स पर। रफ्तार के घोड़े स्टॉक्स हैं, उसमें है बजाज फाइनेंस। एनबीएफसी शेयरों में अच्छी तेज़ी है, इसकी वजह से एक इम्पैक्ट आया। इसके बाद है ग्रो, कैपिटल मार्केट शेयरों में तेज़ी चली रही है और ग्रो भी अब धीरे धीरे करके वापस अपने हाइज की तरफ बढ़ रहा है। और शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसकी हमने बात भी की थी जब नंबर्स आए थे कि बहुत ही स्पेक्टेकुलर नंबर्स थे। उस दिन ये 20% सर्किट पर था और लगातार कंटिन्यू कर रहा है गेंस, यहाँ पर अभी भी शानदार गेंस हैं। मैं एक और स्टॉक की बात करना चाह रहा था और उसके बाद मैं श्रेया को टॉस करूँगा आज के कार्यक्रम का क्रम समझने के लिए। एक बार आप लेकर आइए एलजी इंडिया का शेयर प्राइस रिकवर हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है, मैं मानता हूँ इस बात को। जहाँ सुबह खुले थे उसके मुकाबले, लेकिन अभी भी करीब 3% नीचे है। फिर मेरी दिक्कत पता है कहाँ से है एलजी इंडिया से? पता है आपको, जब पिछले साल इसका आईपीओ आया, मोस्ट लव्ड आईपीओ, हमने सबने कहा एक आईपीओ बहुत अच्छे प्राइस पर आया, स्ट्रीट ने रिवॉर्ड किया, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट हुई, सब कुछ हुआ। आईपीओ से पहले 40% की कैगर टॉप लाइन में, मतलब इस तरीके के नंबर्स, 40% की प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ, 23-25% की इनकम ग्रोथ। लिस्टिंग होती ऐसा क्या हो गया? क्वार्टर के नंबर्स आपने देखे, प्रॉफिट गिरा है, सेल्स गिरी हैं। 9 मंथ में भी प्रॉफिट गिरा है, सेल्स गिरे। तो क्या ये नंबर सिर्फ आईपीओ से पहले सजाने, जैसे कहते हैं ना कि आप सजाते हैं कुछ चीज़, क्या उसके लिए थे? और क्या अब असली नंबर आ रहे हैं? और ये मैं एक और चीज़ आपको बता रहा हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ कि या तो आपको अलॉटमेंट मिल जाए आईपीओ में। अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाए आईपीओ में, उसके बाद आप उसको बेचें तो आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, अगर स्पेशली इस तरीके का आईपीओ तो। लेकिन अगर आईपीओ में आपको अलॉटमेंट ना मिले ना, उसके बाद उसको स्पेशली लिस्टिंग के बाद मत चेज़ करें। 1100 रुपये के इशू प्राइस पर 1700 रुपये लिस्टिंग हो गई, वहाँ नहीं चेज़ कर सकते आप कि बस यहाँ भी ले लो, क्यों ले लें। अच्छा, अब वहाँ से आप देखिए गिरा है करीब 11%। मैं आपको 2 एग्जांपल और देता हूँ। एक बार आप लेकर आइए बजाज हाउसिंग फाइनेंस का 2 साल का चार्ट, और एक बार आप लेकर आइए टाटा टेक का 2 साल का चार्ट। मैं तो ख़राब आईपीओ में जा भी नहीं रहा हूँ जिसमें 70-80% वैल्यू डिस्ट्रॉय हुई है। मैं तो ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स की बात कर रहा हूँ, ब्लूएस्ट ऑफ ब्लू चिप्स। बजाज हाउसिंग फाइनेंस लिस्टिंग के बाद से आधा हुआ है, कोई एडजस्टमेंट नहीं है इसमें बोनस या स्टॉक स्प्लिट की, ये लिटरली आधा हुआ है 2 साल में। यही आपको टाटा टेक में देखने को मिला था। इन दोनों आईपीओ में भी क्या सिमिलैरिटी थी? वही सिमिलैरिटी थी भाई, आईपीओ से पहले क्या शानदार ग्रोथ थी, आईपीओ लिस्टिंग के बाद क्या हो जाता है ऐसे? लिस्टिंग के बाद ऐसी कंपनियों, इन सब कंपनियों में ऐसा क्या हो जाता है लिस्टिंग के बाद? और मैं तो चाहूँगा कि अब आगे जाकर से भी इस चीज़ को भी मॉनिटर करें
कि भाई प्री आईपीओ नंबर्स और पोस्ट आईपीओ नंबर्स में क्या बहुत ज़्यादा फर्क आ रहा है। अब हो सकता है ये कोइंसिडेंस लेकिन है तो बहुत अच्छा कोइंसिडेंस है, लेकिन क्लियरली ये आपको थोड़ा सा एक केयरफुल रहना चाहिए। चलिए श्रेया आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझ लेते हैं और उसके बाद शुरुआत करेंगे फिर ट्रेड्स की। जी, तो कार्यक्रम का क्रम समझाते हैं आपको क्या क्या होगा इस शो में आज। तो फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे जेएम फाइनेंशियल के आशीष चतुर्मोता जी, टेक्निकल कॉल के हम मानस जायसवाल, सोमेल मेहता, शिल्पा राउत, अमित सेठ, रुचित जैन और अरुण कुमार मंत्री जी से थोड़ी देर में अब तक के सबसे बड़ा रक्षा सौदा क्या है बताएंगे असीम मनचंदा। साथ ही 2:25 पर आईटी पर बुल वर्सेस बेयर लेकर आएंगे आशीष चतुर्वेदी और नुपुर। 2:30 बजे एचयूएल और एफएमसीजी सेक्टर पर खास रिसर्च लेकर आएंगे नुपुर। साथ ही 2:50 पर आशीष चतुर्वेदी बताएंगे आपको कि आरबीआई ने मिस सेलिंग पर सख्ती कैसे बढ़ाई है। साथ ही 2:55 पर मार्केट बिग वॉइस में हमारे साथ होंगे अबैकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जी। 3:10 पर अनुज जी से समझेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। साथ ही 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीबीटी कॉल्स। चलिए अब ये क्रम हो गया जनाब, अब एक काम करते हैं, यहाँ से ट्रेड शुरू करते हैं। पैनल आपके स्क्रीन पे आएगा पूरा का पूरा। मानस, गुड आफ्टरनून, आप किस तरह से शुरुआत करेंगे बताइए। तो देखिए खरीदारी करेंगे वीरेंद्र जी, हुडको में खरीदारी करनी है। हुडको ने करीब 180 रुपए के आसपास बॉटम बनाया था, फिर हमने कंसोलिडेशन देखा। आज स्टॉक ने अपने 10-22 मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया, काफी बढ़िया वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो 196 के स्टॉप लॉस से यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी और 210 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है, जहां पर स्टॉक का 50 डे मूविंग एवरेज है। ये कैश लेवल्स है। चाहे तो 200 वाला कॉल ऑप्शन जो 5.5 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है, उसमें 3.5 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 10 रुपए के टारगेट सेट करने हैं। हुड को वायदा का टॉप गेनर बना हुआ है, शानदार परफॉर्मेंस इस वर्टिकल काउंटर से आज देखने को मिल रही है। तो खरीदारी की राय इनकी तरफ से हो गई, मानस जी की तरफ से। शिल्पा जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रही हैं? गुड आफ्टरनून। मेरा ध्यान यहाँ पे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में है। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एक 178 जोन्स के कंसोलिडेशन से बाहर आके सस्टेन कर रहा है, तो आपका स्टॉप लॉस 178 ही रहना चाहिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 186 से इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 190 भी आपको मिल सकता है। ओके, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, लोडिंग देखिए जरा आप इसकी। 32 लाख शेयर, 5.5% हुआ है बिल्डअप, ह्यूज। ऐसे बाजार में और भी ह्यूज, और भी बड़ा और सम्मान देने लायक है, इंपॉर्टेंस देने लायक है ये ओपन इंटरेस्ट यूनियन बैंक। शिल्पा जी की कॉल। सोमिल, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। मेरा ट्रेड होगा इटर्नल पर। इटर्नल लास्ट वीक भी दिया था। मुझे लगता है ये ट्रेंड अब कंटिन्यू रहेगी। अच्छी अपॉर्चुनिटी है, लास्ट 2 दिन में थोड़ा सा गिरावट मिली है, आज के दिन में भी थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन लोअर एंड से फिर से एक पुल बैक आया है। मुझे लगता है कि वापस से एक ऊपर की तरफ ट्रेंड शुरू होगा। 200 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। स्टॉप लॉस रहेगा 288 पर और टारगेट होगा 320। एटर्नल खरीदार की राय सोमिल जी की तरफ से भी आती हुई। अमित जी गुड आफ्टरनून, बताइए आप क्या पिक कर रहे हैं सर? जी गुड आफ्टरनून श्रेया जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, वीरेंद्र जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। श्रेया जी, मेरा इस समय का ट्रेड रहेगा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज के सत्र में हम देख रहे हैं कि 2 दिनों के टाइट कंसोलिडेशन, एक इनसाइड बार का ब्रेकआउट है। यहाँ पे स्टॉक 10 डेमा के ऊपर ट्रेड कर रहा है और ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे पॉजिटिव है। तो 442 का प्राइस है, बाय करें। 438 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स रहेंगे 450 रुपीज के। जी हाँ, बीएल। और याद रखिएगा अभी कुछ देर में हम विस्तृत चर्चा करेंगे और एक डिफेंस पर, एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा। और इतना बड़ा अगर आप देखें तो एक एक्विजिशन, इतनी बड़ा अधिग्रहण आर्म फोर्सेस के लिए, वायुसेना के लिए, और हम जाएंगे उस खबर पे कुछ देर में और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बड़ी है। 442 पे आपका लॉन्ग कॉल है। अरुण, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। जी वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून सभी पैनलिस्टों। वीरेंद्र जी, मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं कमिंस इंडिया में एक ब्रेकआउट के संकेत देखने को मिल रहे हैं। इनफैक्ट सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर चल रहा है। फ्लैग पोल एंड फ्लैग का एक पैटर्न भी स्टॉक ने बनाया है, तो करंट लेवल के आसपास खरीदने की सलाह है और स्टॉप लॉस 4385 का लगा के रखें और ऊपर में 4532 तक के टारगेट्स कमिंस इंडिया में बन सकते हैं। तो एज अ पोजिशनल ट्रेड इस स्टॉक को लेके जा सकते हैं।
पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से कमिंस इंडिया में पैसे बन सकते हैं, खरीदारी की राय अरुण कुमार मंत्री जी की तरफ से। टेक्निकल कॉल्स पूरे हो गए हैं और सभी बाई साइड की ट्रेड है। एक फटाफट से रिकैप, फिर फंडामेंटल या फिर इन्वेस्टमेंट आइडिया भी समझेंगे हम मार्केट को लेकर। अब मानस जी कह रहे हैं कि हुडको में खरीदारी कीजिए, 210 के टारगेट देख रहे हैं, वो 196 का स्टॉप लॉस लगाना है। शिल्पा जी कह रही है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में पैसा बन सकते हैं, अच्छा परफॉर्मेंसेस पर्टिकुलर काउंटर से, तो 190 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड हैं। 178 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है। सोमिल जी ने एटर्नल को चुना है, कह रहे हैं कि काफ़ी गिरावट हो चुकी है स्टॉक में, अब यहाँ से एक बाउंस बैक की उम्मीद, तो खरीदारी कर सकते हैं इस लेवल पर। 320 के टारगेट हैं, 288 का स्टॉप लॉस लगाना है। अमित जी की तरफ से BEL आया और BEL में अच्छा मूव आज के सत्र में 450 का टारगेट देख रहे हैं, वो 438 का आपको स्टॉप लॉस लगाना है। और अरुण जी ने कमिंस इंडिया को चुना है पोजिशन पॉइंट ऑफ व्यू से, 4542 के टारगेट, 4385 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। लेकिन ऐसे मार्केट में आपका इन्वेस्टमेंट क्या आइडिया क्या हो, ये समझ लेते हैं हम आशीष चतुर्मोता जी से। आशीष जी गुड आफ्टरनून और बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बताइए आपका इन्वेस्टमेंट आइडिया क्या होगा सर? गुड आफ्टरनून श्रेया। तो देखिए, हमें ऑटो एंसिलरी थीम काफी पसंद आती है और यहाँ पर पे जो अभी रिसेंट नंबर्स आए संवर्धना मदरसन के, वो बहुत ही इंकरेजिंग थे, जहां हमने देखा कि कंपनी ने ऑलमोस्ट 13.5% की टॉप लाइन ग्रोथ दिखाया। एबिटा में हमने 13-14% की ग्रोथ देखी और पैट लेवल पे 22% की ग्रोथ देखी। और ये तब हुआ है जब आपने देखा कि ग्लोबल जो हेडविंड्स थे वो काफी बने हुए थे, उसके बावजूद ऑटो बिजनेस ने काफी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिखाया। और साथ ही साथ इनका एक जो इमर्जिंग बिजनेस है जिसके अंदर में हम कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, एरोस्पेस और साथ ही साथ सेमीकंडक्टर का जो अपॉर्चुनिटी देखते हैं, उसके अंदर ऑलमोस्ट 57% की ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को नजर आई। तो ऑल इन ऑल हमें लगता है कि ये कंपनी एक बहुत ही बढ़िया ग्रोथ फेज में आ चुकी है। नेट डेट टू एबिटा के लेवल पे बहुत बढ़िया एक कंफर्टेबल पोजीशन पे कंपनी बैठी है। और ऑलमोस्ट हम देख रहे हैं 14 इनके ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स जो है वो एग्जीक्यूशन और कंप्लीट होने की स्टेज में आ रहे हैं, तो जिसके चलते हमें लगता है कि बहुत स्ट्रॉन्ग ग्रोथ रेवेन्यू विजिबिलिटी यहाँ पर पे बनी रहेगी। स्टॉक अपने फाइनेंशियल ईयर 28 के नंबर पे 19-20 टाइम के पीई मल्टीपल पे ट्रेड कर रहा है, तो जो कि एक रीजनेबल वैल्यूएशन है। और इसको ध्यान में रखते हुए अगर हम जब टेक्निकल स्ट्रक्चर को भी देख रहे हैं, तो ये मंथली चार्ट पे एक बढ़िया ब्रेकआउट हुआ है। 124 पे एक अच्छा सपोर्ट है और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक होल्ड करता है तो मैं समझता हूं 170 तक की पोटेंशियल अपसाइड संवर्धना मदरसन के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है मीडियम टर्म के लिहाज से। मुझे याद है कल मैं 12 बजे के आसपास इस मैनेजमेंट से बातचीत कर रहा था। गंधर्व जी थे इस कंपनी के, मेरे ख्याल से CEO साहब, उनसे बात मेरी हो रही थी। बहुत स्ट्रॉन्ग कमेंट्री थी रेस्ट ऑफ द ईयर के लिए और नेक्स्ट फिस्कल के लिए। तो अब यहाँ ट्रेड्स पूरे हो गए, लेकिन मैं यहाँ पे ट्रेड्स एक बार स्क्रीन पर, अच्छा वो रखे जा चुके हैं। संवर्धन मदरसन जो है वो आशीष जी की कॉल है। अब यहाँ चलते हैं इस वक्त की और भारतीय डिफेंस के इतिहास के सबसे बड़े एक्विजिशन की तरफ चलते हैं। भारत अब तक का सबसे बड़ा रक्षा सौदा करने जा रहा है। 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद को आज रक्षा अधिग्रहण परिषद यानी टैक की मंजूरी मिल चुकी है। ज़्यादा जानकारी के लिए मैं चलते मेरे सहयोगी असीम के पास। असीम, मेरे ख्याल से जो फ्रांस के राष्ट्राध्यक्ष हैं वो उनके आने से पहले ये अप्रूवल एंटिसिपेटेड था, ये मिल चुका है, यानी ये बड़े एक्विजिशन के लिए रास्ता साफ है। और क्या क्या अधिग्रहण की पॉसिबिलिटी बन रही है? राइट वीरेंद्र, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट मैक्रोन है वो अगले हफ्ते भारत के दौरे पर है और उससे पहले ही एक्सपेक्टेड था कि राफेल खरीद को मंजूरी मिल सकती है। तो आज जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है उनकी अध्यक्षता में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल की बैठक हुई थी। उस बैठक के अंदर 114 नए राफेल खरीदने को हरी झंडी मिल गई है। इसमें से 90 राफेल, इसमें से 14 राफेल जो है वो सीधे फ्लाईवे कंडीशन में आएंगे, जबकि 90 राफेल हैं उनको यहाँ पर ला करके लोकलाइज इंडियनाइजेशन उसका किया जाएगा और यहाँ पर उन पर उसके उनके अंदर किया जाएगा। तो करीबन 3.25 लाख करोड़ रुपए की ये डील है। अगले कई सालों के अंदर ये डील पूरी की जाएगी, तो इसीलिए इसको मदर ऑफ ऑल डिफेंस डील इसको कहा जा रहा है। और खासतौर पर इसको भी कैबिनेट कमेटी ऑफ सिक्योरिटी की अप्रूवल भी उसकी जरूरत होगी। तो कल हो सकता है कि ये बैठक होने वाली है, कैबिनेट की बैठक, उसमें CCS की बैठक भी और वहां पर इसको मंजूरी मिल जाए तो जल्दी हम इस डील के ऊपर मोहर लगती हुई भी देख सकते हैं। इसके साथ साथ जो नेवी है उसको मार्टाइम के लिए अमेरिका से P-8I विमान जो लाइट एयरक्राफ्ट है उनकी जरूरत थी, तो उनकी 6 विमान की खरीद की मंजूरी आज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने दे दी है। उसके साथ स्कैल्प की जो सरफेस टू एयर मिसाइल है उनकी खरीद को भी आज मंजूरी मिल गई। तो एक बहुत बड़ी मंजूरी आज इन डिफेंस सौदों को डैक की तरफ से आती हुई हमें दिखाई दी।
जी हाँ, असीम बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये 3.25 लाख करोड़ मेरे ख्याल से ये भारतीय डिफेंस के इतिहास में सबसे बड़ा एक्विजिशन है अब तक का। मेरे ख्याल से इससे पहले अगर आप देखें ट्रांचेस देखें तो 1996 में सुखोई, उसके बाद एक बेड़ा खरीदा गया था राफेल का 36 एयरक्राफ्ट मेरे ख्याल से 19-20 में, उसके बाद राफेल का ही 29 एयरक्राफ्ट फॉर मरीन, और उसके बाद ये 114 एयरक्राफ्ट्स। आशीष, एक व्यू जानना चाहूँगा मैं आपसे, मतलब बड़ी बात यह है कि राफेल का जो एक बड़ा कंपोनेंट है, जैसे 14 तो रेडी टू फ्लाई आएंगे, बाकी अगर आप देखें तो बहुत सारा जो मैन्युफैक्चरिंग होगी वो भारत में होगी। आपका व्यू क्या है? आई मीन अदर देन BEL एंड HAL, ऐसी कुछ कंपनियां जो राफेल को अपने इक्विपमेंट सप्लाई करती हूँ, आपके जहन में आते हैं कुछ? बहुत सारी कंपनियां हैं, प्रेफर्ड आपका क्या है? बिल्कुल, देखिए बहुत सी ऐसी छोटी और प्राइवेट प्लेयर्स भी हमें ध्यान आते हैं जो कि एरोस्पेस सेगमेंट में काफी बड़ा केपेक्स कर रहे हैं, और हम देख रहे हैं कि जो पूरा इकोसिस्टम है वो मजबूत हो रहा है। तो वहां पर पे ठीक है, हम ये अभी हम ये स्टॉक्स थोड़े से लिक्विडिटी के पैमाने में या इनकी वर्किंग कैपिटल साइकिल अगर से आप देखेंगे तो अभी थोड़ी सी एलोंगेटेड है, पर ये काफी इनकी विजिबिलिटी अच्छी नजर आती है। उसमें एक आजाद इंजीनियरिंग है, डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज करके जो कंपनी है वो काफी अच्छा काम कर रही है। साथ ही साथ हमें लगता है कि BEL जो है वो तो नेचुरली बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक साइड पर का सबसे बढ़िया बेनिफिशियरी हमें देखने को नजर आ सकता है। तो ये कुछ कंपनियां जिनको हमने ट्रैक पे रखा हुआ है, और एक PTC इंडस्ट्रीज है जो टाइटेनियम अलॉय के अंदर में काम करती है, वो भी काफी बढ़िया काम कर रही है। तो ये कुछ कंपनीज है जिनको हमने पूरे एरोस्पेस की इस अपॉर्चुनिटी को देखने के लिए ये हमारे रडार पे बनी हुई है। ओके, BEL डेज हाई के ऊपर आता हुआ, इनफैक्ट डेज हाई पर ही कर रहा है कारोबार, शानदार रैली के साथ। पूरा डिफेंस स्पेस एक बार चार्ट रखिएगा, देखिए निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इस बड़े सौदे के बाद हमें देखने को मिल रही है। ये तो फंडामेंटल राय लिया हमने डिफेंस स्पेस पर, लेकिन कुछ चार्ट चेक भी लेना चाहूँगी। एक तो हैल, एक बार हैल रखिएगा स्क्रीन पर। हैल के नंबर आए, Q3 के नंबर यहाँ पर भी अच्छे ही नंबर आए। हैल कैसा लग रहा है चार्ट पर सर? अमित जी आप देखिएगा चार्ट इसका हैल का, क्योंकि जो खबर आई थी प्राइवेट कंपनी से कंपटीशन तगड़ा, उसके बाद हैल काफ़ी टूटा था, याद होगा आपको, पिछले 2 दिन पहले की खबर थी। अब देखिए निचले स्रोत से अच्छी रिकवरी इस पर्टिकुलर काउंटर में 1.5% अप है। क्या किया जाए? चार्ट्स पे स्ट्रेंथ नजर आ रहा है क्या? जी श्रेया जी, ये न्यूज लगभग 5 फरवरी को आई थी, और हम अगर देखें तो उस डे का लो बिल्कुल ही वायलेट नहीं हुआ है। इनफैक्ट वहां से स्टॉक ने एक अच्छी खासी रिकवरी दिखाई है। थोड़ा सा रेजिस्टेंस जरूर आता है यहाँ पे 4200 के आसपास, जहाँ पे हमारा 10 डेमा और जो प्रीवियस सपोर्ट हमारा टूटा था। लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बना हुआ, मेरे ख्याल से ये अपना सपोर्ट जो ब्रोकन है वापस रीगेन कर लेगा। तो पोजीशन बनानी चाहिए, और है तो भी रहना चाहिए इसमें। स्टॉप लॉस लगभग हम रखेंगे 4100 का। मुझे लगता है स्लोली एंड स्टेडीली 4300 4350 की तरफ HAL जा रहा है। ओके, तो फिलहाल ये हैल पर व्यू हो गया, नंबर्स अच्छे और चार्ट्स में भी स्ट्रेंथ नजर आ रहा है। चलिए अब वक्त हो रहा है टॉप 3 कैश कॉल्स का। कैश कॉल्स लेंगे हम सोमिल जी से, अमित जी से और मानस जी से। सोमिल जी बताइए, कैश में क्या पिक कर रहे हैं? कैश में मैं पिक कर रहा हूँ GPIL। GPIL में एक कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटा है। कुछ समय से ये एक ट्रायंगल पैटर्न में कंसोलिडेट हो रहा है फ्रॉम लास्ट कपल ऑफ मंथ्स एक्चुअली, और ये मुझे लगता है कि ये बड़ा वाला जो ट्रायंगल पैटर्न है अबाउट कंसोलिडेटिंग अबाउट 200 डेली मूविंग एवरेज, ये ऊपर की तरफ टूटेगा। मीडियम टर्म में तो अच्छा लग ही रहा है, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक स्टॉप लॉस रखेंगे 256 पर, और ऊपर में टारगेट होगा 288। ओके, गोदावरी पावर एंड इस्पात आपका यहाँ बाय कॉल सोमिल जी का। मानस आप क्या पिक करेंगे कैश में? तो देखिए कैश में कैम्प्लास्ट पे ध्यान है मेरा। अगर आप कैम्प्लास्ट के चार्ट देखेंगे तो यहाँ पर रिवर्सल है, हाई टॉप हायर बॉटम बनने लगे हैं, 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर निकला है। तो आपको स्टॉप लॉस लगाना है 319 रुपए का। करंट लेवल्स पे खरीदारी करेंगे और 365 की टारगेट सेट करेंगे। ठीक है, कैम्प्लास्ट। अमित जी आप बताइए, कैश में क्या देख रहे हैं? जी श्रेया जी, निप्पॉन लाइफ इंडिया AMC के साथ जाना चाहूंगा। स्टॉक 4-5 दिनों से कंसोलिडेट कर रहा था, और कल के सत्र में इनफैक्ट हमने एक पुलबैक देखा 10 डेमा से। आज उसका एक फॉलो अप देख रहे हैं। ओवरऑल स्ट्रक्चर यहाँ पॉजिटिव है, हाई लोज इन प्लेस है, तो इसे बाय करें। 940 का स्टॉप लॉस रहेगा, और 1000 के हमारे टारगेट्स रहेंगे निप्पॉन लाइफ इंडिया में। ओके, निप्पॉन लाइफ। तो यहाँ 3 कैश कॉल्स पूरी हो गई। अब थोड़ा सा रिवर्सल्स को खोजते हैं। आई मीन
एक थी एक्यूट स्ट्रेंथ, फॉर इंस्टेंस आयशर मोटर्स, फॉर इंस्टेंस M&M, फॉर इंस्टेंस MCX, टाइटन, और अब आते हैं रिवर्सल ट्रेड्स पे। आशीष चतुर्वेदी जी, ट्रेंड पर आप लोगों ने क्या सेंस बनाया है, क्या हाउस व्यू है, मतलब वर्सेस ऑल टाइम हाई ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो 8,400 रुपये का हाई, 3,600 रुपये तक का रिट्रेसमेंट, उसके बाद नंबर्स देखे आपने, ट्रेड डील का एग्जीक्यूट हो जाना। हालांकि वो शायद हमारे पास जो एज था ओवर बांग्लादेश वो तो डिसॉल्व हुआ है, थोड़ा सा कम हुआ है, बट स्टिल आई मीन ठीक है। आपका व्यू क्या बन रहा है ट्रेंड पे इस वक्त टेक्सटाइल स्पेस में? ये ट्रेंड तो हमने अभी आज इनफैक्ट हमारा टीम में इंटरनली काफी हमने इस पे डिस्कशन किया, और हमारा ये मानना है कि एक बड़े करेक्शन के बाद अब जो ट्रेंड है वो एक बहुत ही बढ़िया बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर इसको देखा जा सकता है, क्योंकि जो 25% के ऊपर की जो ग्रोथ है एक लॉन्ग टर्म के लिए दिखाना, अगर से लॉन्जिटिविटी किसी अर्निंग ग्रोथ में आए तो उसको एक रीजनेबली प्रीमियम वैल्यूएशन मिलना डिजर्व करता है। और हमें लगता है कि ये स्टॉक बहुत लंबे समय के करेक्शन के बाद अब उस प्राइस पॉइंट पे आ गया जहां पर पे इस तरह की 25% की जो ग्रोथ है वो बहुत रीजनेबल लगती है। वेस्ट साइड में काफी एग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं, प्लस जिस तरह से टियर 2 और 3 मार्केट में इन्होंने एक्सपैंड किया तो उसकी वजह से होता क्या है कि पर स्क्वायर फीट सेल्स आपको ऑब्वियसली कम नजर आती है, बट इंपॉर्टेंट है कि वहां पर पे जो दूसरे खर्चे हैं वो भी कंपैरेटिवली कम है। तो हमारा ये मानना है कि ट्रेंड अब यहाँ से एक अट्रैक्टिव अपॉर्चुनिटी है। हालांकि जिस स्टाइल से हम इन्वेस्टमेंट को देखते हैं, जिसमें हम फंडामेंटल टेक्निकल दोनों को मिक्स करते हैं, उसमें ये कह सकता हूं कि इसको शायद अभी सिप करना चाहिए रादर देन एट वन गो, क्योंकि ये कोई इमीडिएट रिकवरी नहीं है, बट डेफिनेटली अगर से कोई 6 से 9 महीना इस स्टॉक के अंदर में सिप करे तो ये बहुत ही बेहतरीन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखा जा सकता है, और इसके अंदर एक बाय एंड होल्ड का व्यू लॉन्ग टर्म में रखा जा सकता है। बाय एंड होल्ड का व्यू है, सिप के जरिए इस पर्टिकुलर काउंटर को अप्रोच कर सकते हैं। ट्रेंड अब डेज हाई पर 2% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इनफैक्ट रिजल्ट के बाद देखें तो यहाँ पे थोड़ी स्ट्रेंथ लौटी है वापस, लेकिन जिसमें स्ट्रेंथ नहीं है दैट इज IT स्पेस। अब उसकी चर्चा कर लेते हैं। बिकवाली थम नहीं रही है। AI की चिंता बढ़ने से निफ्टी IT इंडेक्स 5% से ज़्यादा टूट गया आज के सत्र में, और आज की गिरावट को मिलाकर देखें तो IT सेक्टर इस पूरे साल में करीब 13% टूट चुका है। ऐसे में निवेशकों के मन में, इन्वेस्टर्स के मन में ये सवाल उठ रहा है कि इस सेक्टर में अब क्या करना चाहिए। इस सेक्टर के पॉजिटिव और नेगेटिव पक्ष बताने के लिए मेरे सहयोगी नुपुर और आशीष मौजूद हैं। चलिए आप दोनों से समझते हैं कि क्या पक्ष अच्छा है, कौन सा पक्ष अच्छा और कौन सा नहीं। बिल्कुल श्रेया, जो कलर आज लाल में दिख रहा है वो है IT, और काफ़ी सारे स्टॉक्स आपको सिर्फ लाल निशान में ही दिखेंगे। और AI का जो फेयर यहाँ पे निकल के आया है उसके बाद चाहे वो मिड कैप हो, लार्ज कैप हो, कोई भी नाम उठा के देख लीजिए, कमजोरी यहाँ पे आपको दिख रही है। बिगेस्ट डिस्ट्रप्शन कहा जा रहा है। आशीष, बहुत डिफिकल्ट होगा आपके लिए, अपॉर्चुनिटी के नाम पे आप तर्क मत दीजिएगा, क्योंकि अपॉर्चुनिटी होती है तो डिस्ट्रप्शन भी होता है, और डिस्ट्रप्शन होता है तो यही हाल होता है मार्केट में। लाल निशान में आपको स्टॉक्स इसलिए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, इतनी बड़ी गिरावट के बाद टफ काम है, लेकिन आप समझिए इस बात को कि ये ओवर रिएक्शन माना जाएगा। इतनी बड़ी गिरावट आ रही है, इंडेक्स 5% नीचे चल रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे IT कंपनी आगे कारोबार कर ही नहीं पाएंगी। ऐसे तो हो नहीं सकता। दरअसल अगर आप देखें तो मार्केट इसको थ्रेट की तरह ले रहा है। बात ठीक है, थोड़ा थ्रेट हो सकता है, लेकिन आप इस चीज को भी समझिए कि आपदा में अवसर, ये जो AI का इस्तेमाल हमारी कंपनीज भी करेंगी, इससे और अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर खुलेंगी। अपॉर्चुनिटीज डेफिनेटली खुलेगी, लेकिन रेवेन्यू के फ्रंट पे जो है वहां पे डाउन साइज दिख सकता है। इनफैक्ट जो डबल डिजिट ग्रोथ हम IT कंपनीज में देखते थे वो शायद अब नजर ना आए। इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि डबल डिजिट की ग्रोथ देखने को नहीं मिल सकती। आप डील विन देखिए ना Q3 के कितनी बढ़िया देखने को मिली। कन्वर्ट नहीं हुई तो डील विन्स का कोई सेंस नहीं बनता। टॉप लाइन और बॉटम लाइन का इंपॉर्टेंस आप और मैं और मार्केट वाले तो जानते ही है, तो उस पर आपको फोकस रखना है। और नए रेवेन्यूज जितने भी आने वाले उनका जो साइज होगी वो छोटी होगी। देखिए AI पर निवेश भारतीय कंपनियों ने भी किया है, थोड़ा पीछे चल रही हैं, लेकिन आप इस चीज को समझिए कि जैसे कोफोर्ज ने Q3 में क्या बताया था कि कुछ सालों में $2 बिलियन से ज्यादा की रेवेन्यू वो AI के माध्यम से कमाएंगे। TCS ने अपना 5 जो पॉइंट का प्लान दिया था कि कैसे वो AI के अडॉप्टेशन से बढ़ेंगे। अब दरअसल क्या होगा कि AI का इस्तेमाल कर रही है, एंथ्रोपिक ये एक टूल है, और ये टूल हमारी कंपनीज भी डेवलप कर सकती हैं।
इससे इनकी ऑपरेटिंग एफिशिएंसी, कॉस्ट रिडक्शन होगा तो फायदा आगे देखने को मिल सकता है। कई सारे डिसरप्शन आए, टूल्स अगर डेवलप हो चुके हैं और फर्स्ट एडवांटेज मिल चुका है तो बहुत डिफिकल्ट है। जरूरी नहीं है हर सेक्टर में, हर स्पेस में सिर्फ फर्स्ट मूवर एडवांटेज ही मिले, कई बार पीछे आने वाली कंपनी ज्यादा आगे निकल जाती हैं। पिछले जो साइकिल्स थे आईटी के वो अलग थे, इस बार अलग है और हर एक साइकिल का एक चर्न होता है। ओवर रिएक्शन है नुपुर, इतनी बड़ी गिरावट आ गई। आप देखिए 5 साल के औसत पी से काफी नीचे चल रहा है इंडेक्स और इतनी बड़ी गिरावट है। आप कोई भी स्टॉक देखिए 7-8% नीचे चल रहा है। आगे का आउटलुक अच्छा है, डील विंस बढ़िया है, Q3 के नंबर्स अच्छे हैं, गाइडेंस अच्छे है, क्या दिक्कत है? काफी अच्छा आउटलुक है। तो वही कहूंगी जो नैरेटिव चेंज हुआ है ना उसका रिएक्शन आज आप देख रहे हो। नैरेटिव जब चेंज होता है ना तभी इतना बड़ा रिएक्शन आता है। जब बड़ी ग्रोथ होती है तो बड़ा रिएक्शन आता है और अभी जो नैरेटिव है वो पहले सिक्लुलर ग्रोथ पे था, फिर वो सिक्लिकल हो गया और अब तो बेचारा आईटी सेक्टर कह रहा है कि मेरी ग्रोथ बिल्कुल ही। देखिए मैं सहमत नहीं हूं और मैं आखिर में ही कहूंगा कि सपोर्ट पर चल रहा है आईटी इंडेक्स। ओवर रिएक्शन है, इससे पहले भी हमने कई बार ऐसे रिएक्शंस देखे हैं। की मॉनिटरेबल होगा कि यहाँ से बाउंस बैक कैसे करें, लेकिन फिलहाल के लिए ऐसा लग रहा है कि ये जो रिएक्शन आया है मार्केट ने कुछ ज्यादा ही ओवर एस्टिमेट कर लिया है। इतना बड़ा थ्रेट नहीं है, थोड़ा बहुत इंपैक्ट आ सकता है। लेकिन ब्रोकरेज हाउस भी आज फेवर में ही करेंगे मेरे को, क्योंकि सिटी का यही मानना है कि नैरेटिव चेंज हुआ है और उसकी वजह से इतना बड़ा इंपैक्ट आज आप देख रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और नुपुर और आशीष, अच्छी डिबेट की आपने और निर्णायक के मोड में हम थे। अब देखते हैं कि आपने जो पक्ष रखा आशीष और नुपुर, मार्केट किस पक्ष को चुनता है। खैर ये तो बात होगी आईटी स्पेस की। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ये अच्छी तरीके से डिटेल में चर्चा करने के लिए और अपने अपने पक्ष रखने के लिए। लेकिन स्टूडियो में वापस आ गए हैं मैनेजिंग एडिटर सीएनबीसी आवाज़ और बाजार के अनुज सर। सर कहाँ गए थे आप? नंबर 1 की पार्टी करने तो नहीं चले गए थे छोड़कर हमें? मैं पार्टी आप लोगों के बिना छोड़ना पार्टी तो होगी और ज़बरदस्त पार्टी होगी क्योंकि टीम ने इतना अच्छा काम करा है तो इसके लिए और पार्टी होगी। और एक चीज़ बताऊं मैं, हमारा एक बार गेस्ट पैनल और रखिएगा ज़रा स्क्रीन पर, क्योंकि इनमें से ज़्यादातर लोग हमारे साथ तो उस दिन जुड़े थे और ख़ासतौर से स्पेशली यहाँ पर आए थे हमारे साथ। अमित जी, मानस जी, आशीष चतुर्मोता तो हमारे साथ बेस्ट बजट के गेस्ट एडिटर थे। मैं आपको एक और चीज़ बताऊँ श्रेया, हमारे जो टीम को रिक्वेस्ट करूंगा कि जरा हमारे ग्राफिक्स जरा नंबर वापस प्ले करें। ये जो हम नंबर 1 बने हैं ना, इसमें मैं एक और चीज़ की प्राइड लेता हूँ। हमारा जो पैनल है ना, अब सबसे पहले तो मैं एक काम करता हूँ, मैं आशीष चतुर्मोता थे हमारे साथ। आशीष, आप उस दिन हमारे साथ बजट में गेस्ट एडिटर बन के आए थे, आपको बहुत बहुत मुबारक इस नंबर्स के लिए। अनुज, आपको सबसे पहले आपको आपकी टीम को मैंने देखा उस दिन, उसके से पहले से जिस तरह से आप लोग तैयारी में जुटे हुए थे, मैं उस एनर्जी महसूस कर पाया हूं। तो अमेजिंग वर्क योर टीम हैज डन एंड आई थिंक द काइंड ऑफ कंटेंट जो हमने जो पूरा डिस्कशन हुआ और जिस तरह से विस्तार में एनालिसिस हुआ वो बहुत ही बेहतरीन था। तो उसके लिए आपको और आपकी टीम को बहुत बहुत मुबारकबाद। ओके, मानस जी आपको भी बहुत बहुत मुबारक। इनफैक्ट पूरे पैनल को हमारे सीएनबीसी आवाज़ नंबर 1 रहा और आप लोगों का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था इसमें। थैंक यू अनुज जी और आपको सीएनबीसी की पूरी टीम को। देखिए हम लोग तो इस पूरे साल बजट डे के लिए वेट करते हैं, क्योंकि वहां की जो आपके स्टूडियो की जो एनर्जी रहती है, जो चैनल का प्रेजेंटेशन होता है, वो तो मतलब उसको किसी से कंपेयर नहीं किया जा सकता। तो अब हम लोग फिर नेक्स्ट बजट के लिए वेट करेंगे। और अमित जी, मानस जी, मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, नेक्स्ट बजट पे जब आप आएंगे तो सीएनबीसी आवाज़ की तरफ से पोस्ट बजट पार्टी मैं आप लोगों के लिए रखने वाला हूँ। इस बार भी मैं रखने वाला था लेकिन थोड़ा सा किसी कारण से रह गया था। अमित जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बजट वाले दिन जुड़ने के लिए। जी थैंक यू। इस बार अनुज बिजी थे, इस बार बहुत सारा काम था, है ना अनुज? और दिक्कत ये भी हो गई कि इस बार फिर सोमवार को बाजार खुलना था। नहीं, सोमवार को बाजार खुलना था। एक बार अमित जी को उनका पॉइंट रखने देते हैं बीरू। हाँ बिल्कुल। जी अनुज जी थैंक यू। लेकिन जी मैं कहना चाहूंगा कि आपका और आपकी पूरी टीम का जब भी हम बॉम्बे आते हैं, मैंने द काइंड ऑफ एफर्ट आप लोग डालते हैं, दैट इज अमेजिंग। सो मेनी कांग्रेचुलेशंस टू यू। जितना एफर्ट और जितना हार्डवर्क अनुज जी आपने और पूरी सीएनबीसी आवाज की टीम ने लिया, आई थिंक वो फ्लोर पे नजर आता है। और मैं मानस जी से कहीं ना कहीं अग्री करता हूँ कि वी ऑल वेट फॉर द बजट डे। मैंने अपार्ट फ्रॉम द बजट, जिस हिसाब से आप गेस्ट्स का ख्याल रखते हैं, वेलकम करते हैं, आई थिंक दैट इज आल्सो वेरी मच अप्रिशिएबल। और वंस अगेन कांग्रेचुलेशंस। शिल्पा जी, आप पिछले साल बजट में थी हमारे साथ, इस साल आप नहीं जुड़ पाई। आप खुद काफ़ी बिजी रहती हैं वैसे, लेकिन फिर भी आप इस टीम का हिस्सा हैं। सोमिल आपको भी
बजट नंबर्स के लिए एक बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। अच्छा, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, अब ये मैं किसी के ऊपर कटाक्ष के लिए नहीं कह रहा हूँ श्रेया, मैं और ये हमारे व्यूअर्स जानते हैं इस चीज़ को, आपने कभी भी देखा है कि हमारे पैनल में से किसी ने स्पेसिफिकली एक हमारी कुछ वो एक ये की हो कि जैसे कहते हैं ना लीपा पोती की हो, कोई भी नहीं करता है, सब अपना काम ईमानदारी से और उससे करते हैं। मुझे दुख होता है कई बार कि कई चैनल्स पर आपको जब तक आप वो उनके एडिटर्स की एंकर्स की तारीफ़ ना करें या चापलूसी ना करें, आपको जगह ही नहीं मिलती है वहाँ पर। आई थिंक ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है हमारे इसमें पैनल में, क्योंकि हमारे पैनल पर जो भी कॉल्स होती हैं सब इंडिपेंडेंट होती हैं। कितनी बार होता है कि जो व्यू मैं लेता हूँ उसके अगेंस्ट पैनल कॉल देता है, एकदम ऑपोजिट। और कभी ऐसा नहीं हुआ कि हम उसके बाद कुछ ऐसा हुआ कि वो गेस्ट चैनल पे ना आए हों या फिर उनकी कॉल ना गई हो, ऐसा कभी नहीं हुआ है। तो आई थिंक ये एक क्रेडिबिलिटी जो है ना, आई थिंक ये जनता समझती है, और ये आप आई थिंक पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे जो कमेंट्स अवेलेबल होते हैं उसमें भी देख सकते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जो आपने सवाल पूछा था कि पार्टी बिल्कुल होगी। और वीरू, इस बार मैं एक चीज़ ज़रूर कहूँगा कि थोड़ा सा आप लोगों को या तो मुंबई आना होगा पार्टी के लिए, या फिर मुझे दिल्ली आकर 2 पार्टी करनी पड़ेगी, 2 में से एक चीज़ तो करनी पड़ेगी। नहीं, मैं तो आता रहता हूँ, मेरे कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं तो कहीं भी आ जाऊँगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप जहाँ बुलाएंगे। पार्टी नहीं छोड़नी हमने उस दिन भी गुंजाइश, हाँ पार्टी नहीं छोड़ेंगे हम यहाँ पे। चलिए ठीक है, पार्टी नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल। खैर एक बार फिर से, और देखिए लुक हम प्ले कर रहे हैं आपके चैनल पर, जो आपके चैनल का लुक था वो आई थिंक सबने माना था कि बहुत शानदार था। और जैसा मैंने कहा, आप चैट जीपीटी पे पूछ लीजिए कि बजट वाले दिन कौन नंबर 1 था, उसका भी जवाब आपको चैट जीपीटी दे देगा। वो तो एआई है, उसमें तो किसी ने कोडिंग नहीं कर रखी, वो तो आपको एकदम ऑफिशियल डेटा बताएगा। ये चैट जीपीटी से हमने पूछा था भाई कौन है नंबर 1, तो चैट जीपीटी ने बता दिया आपको। ये भी बता दिया कि कितनी पीक कॉन्करेंसी थी हमारी, 7,65,000, और उसके मुकाबले 2,11,000। मतलब कहीं कोई मुकाबला है, कहीं कोई मुकाबला नहीं है। अब क्या है ना कि अब ठीक है, सबको खुश रहने का हक है और सब सेलिब्रेट करें। मैं तो चाहता हूँ कि सब सेलिब्रेट करें, सब कहेंगे हम नंबर 1 है, सब खुश हो जाए। मेरे को तो उससे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे सभी चैनल में सब काम कर रहे हैं ना, तो उनका भी, और वो भी मेहनत से काम कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से तो पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, तो उनका भी हक बनता है। वो भी खुश हैं, हम भी खुश हैं, सब खुश हैं। अच्छा है, मैं तो कहूँगा ये। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और आईटी की बात हो रही थी यहाँ पर। आशीष चतुम्मा से एक व्यू लेते हैं। आशीष, आप किस कैंप में होंगे, बुल कैंप में या बेयर कैंप में इस समय आईटी में? तो मैं अनुज आपको अपनी पोजीशन से बताने की कोशिश करता हूँ, उससे आपको आइडिया होगा। तो मेरे हिसाब से जो इंडेक्स में वेट है आईटी का, वो करीब करीब 9% के आसपास का वेट है, और हम इस समय पे हार्डली 2.5% के वेट पर अपने पोर्टफोलियो में आईटी में है। तो क्लियरली हम काफी अंडरवेट है, और खास तौर पर लार्ज कैप से तो हम काफी दूरी बनाए हुए हैं। जो भी हमें अच्छा लगता है उसमें भी हम पर्टिकुलरली मिड कैप आईटी कंपनीज के ऊपर फोकस कर रहे हैं, क्योंकि उनके अंदर जो अपनी एबिलिटी टू ट्रांजिशन देमसेल्व्स टू अदर एआई प्लेयर, या जो न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करने का जरिया है, वो फास्ट है। तो वहां पर पे हमें लगता है कि उन कंपनीज पे हम काफी पॉजिटिव है। लार्ज कैप में तो हम काफी दूर बनाए, बट ओवरऑल अगर से आप देखें तो हम सिग्निफिकेंटली अंडरवेट है आईटी एज अ सेक्टर के अंदर में हमारे पोर्टफोलियोज। बिल्कुल। चलिए अब एक काम करते हैं, अब आपको धमाकेदार ऑप्शंस ट्रेड से अवगत करा देते हैं। शिल्पा जी हैं धमाकेदार ऑप्शंस के लिए, मानस जी हैं और अरुण जी हैं। तो शिल्पा जी बताइए आपका धमाकेदार ऑप्शन। हाँ जी, बिल्कुल अनुज जी, धमाकेदार ऑप्शंस के लिए एचडीएफसी लाइफ पे ध्यान है। यहाँ पे मुझे लगता है 700 के ऊपर स्टॉक में एक अच्छा खासा मोमेंटम बनेगा फॉर टारगेट्स ऑफ 740। तो 710 का कॉल ऑप्शन जो रफली ₹6.80 पे ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 3 का रखिए, पहला टारगेट रहेगा 11 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 14 से लेकर 17 भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। एचडीएफसी लाइफ शिल्पा जी की पिक हो गई। अरुण जी ऑप्शंस में क्या पिक कर रहे हैं? श्रेया जी, मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है हैवेल्स में एक 1400 के ऊपर जो ब्रेकआउट है वो पेंडिंग है, और वो हो सकता है आज नहीं तो कल के सेशन में आपको होता हुआ नजर आए। तो एट द मनी कॉल को लेने की सलाह है, 1400 का कॉल बाय करें 22-23 रुपए के आसपास। 18 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगाएं, और 33 रुपीज तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। लगभग 7 लाख शेयर का ओपन इंटरेस्ट 1400 के कॉल में है। मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं वो कवर होना चाहिए, और ये ऑप्शन 33 के आसपास तक जा सकता है। ओके, हेवल्स की 14 कॉल। मानस जी आपका ट्रेड क्या रहेगा? तो देखिए वीरेंद्र जी, वोल्टास के ऑप्शन में खरीदारी करनी है। ध्यान रखें, वोल्टास ने मार्च 2025 के हाईज को भी ब्रीच किया है।
आई थिंक यहाँ से भी करीब 50-60 रुपए का आपको स्टॉक दिखा सकता है। तो वोल्टास का 1540 का कॉल ऑप्शन जो 35-36 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, उसमें 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 55 रुपए की टारगेट सेट करेंगे। ओके वोल्टास, ये हो गई पिक। हैवेल्स, वोल्टास और HDFC लाइफ धमाकेदार ऑप्शंस में पिक किया गया, स्टॉक्स रखे रडार पर। अब HUL की बात कर लेते हैं। नतीजे आए और बाजार को कुछ खास पसंद नहीं आए, लेकिन कमेंट्री अच्छी लगी है और नतीजों के बाद शेयर टूटा, लेकिन जैसे ही कमेंट्री आई वैसे ही आपने देखा नीचे से शेयर में सुधार भी देखा जा रहा है। अब नतीजों और कमेंट्री दोनों की जानकारी देने के लिए हमारे साथ है नुपुर। गुड आफ्टरनून। बताइए HUL के नतीजे पहले कैसे रहे, साथ ही कमेंट्री में क्या बातें कही गई? बिल्कुल, गुड आफ्टरनून। सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं। यहाँ पर बाजार को उम्मीद थी कि नतीजे कमज़ोर रहेंगे, उसी मुताबिक यहाँ पर नतीजे कमज़ोरी आते हुए दिखे। रेवेन्यू फ्रंट पे देखें तो आपको सिर्फ 6% की ग्रोथ नजर आएगी। मुनाफा देखें तो 30% की कमज़ोरी यहाँ पर देखने को मिली। ऑपरेशनल फ्रंट पर भी यहाँ पर डिसअपॉइंटमेंट रहा है, लेकिन दो चीज़ें जो पॉजिटिव सरप्राइज यहाँ पर निकल आया, आप देख सकते हैं मार्जिन यहाँ पर भी 70 बेसिस पॉइंट का दबाव देखने को मिला है। दो चीज़ें पॉजिटिव रही है इन नतीजों में। पहला, वॉल्यूम ग्रोथ जहाँ पे 2 से 3% की उम्मीद लेके चल रहे थे, वो 4% के आसपास रही है। और उसके बाद आई मैनेजमेंट की कमेंट्री, वो उससे भी ज़्यादा पॉजिटिव थी। मैनेजमेंट का कहना है कि जो कंपटीशन में पिकअप है, कंजम्पशन में पिकअप है, वो अब यहाँ से नज़र आ रहा है। इनफैक्ट FY26 जिसका लास्ट क्वार्टर बचा है, उससे बेहतर होगा FY27। कंसोलिडेटेड एबिटा मार्जिन का भी मैनेजमेंट की तरफ से गाइडेंस आया। यहाँ पे उन्होंने 22 से 23% का गाइडेंस दिया है। वॉल्यूम आधारित आय ग्रोथ पर भी फोकस करने के लिए मैनेजमेंट की तरफ से जो है कमेंट्री आती हुई दिखी है। तीनों सेगमेंट्स पुल अप करें अगर कंपनी के, तो आपको नजर आएंगे कि जो मार्जिन दबाव है तीनों सेगमेंट में रहा है। इस क्वार्टर में फूड का भी सेगमेंट देखने, पर्सनल केयर, ब्यूटी, होम केयर जो सेगमेंट्स है कंपनी के, यहाँ पे आपको मार्जिन में दबाव दिखेगा, जिसके चलते जो मार्जिन दबाव Q3 में आते हुए नजर आया है। अब अगर वैल्यूएशन के पैरामीटर पे देखें तो HUL इस क्वार्टर में सबसे कमज़ोर आपको नजर आएगा। रेवेन्यू फ्रंट पे सिर्फ 6% की ग्रोथ है, मुनाफा 30% घटकर आते दिखा है और 45 से ज़्यादा के वैल्यूएशन पे ये कंपनी ट्रेड करती है। टाटा कंज्यूमर 15% की ग्रोथ यहाँ पर देखने को मिली थी, उसी हिसाब से आपको वैल्यूएशन भी दिखेंगे। प्रीमियम पर ट्रेड करता हुआ आपको नजर आएगा। ब्रिटानिया, नेस्ले, यहाँ पर भी नतीजे जो है वो वैल्यूएशन के हिसाब से बेटर दिख रहे हैं। लेकिन इन पूरे कंज्यूमर पैक में HUL की तरफ से कमज़ोर प्रदर्शन रहा है। हालांकि मैनेजमेंट काफ़ी पॉजिटिव है FY27 को लेकर। ओके, चलिए तो यहाँ पे इस स्पेस की बात हो गई। मैं एक बार के लिए थोड़ा सा यहाँ पे इस टॉपिक से डेविएट होना चाहूँगा, क्योंकि मार्केट में एक सडन क्रैक आया है और ये क्रैक आपको जो एवरेज ट्रेजेक्ट्री थी आज पूरे दिन की, उससे करीब 100 पॉइंट नीचे ले आया है। हमने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी करीब 25,840 से 50 से। अब हम वहाँ से उसको छोड़ के अनुज, तो हम वो उस पुट राइटर्स के जोन को 25,800 जो बड़ी मेहनत से मशक्क़त से हमने रीगेन किया था, उसको वायलेट करते हुए, उसको सरेंडर करते हुए, तो ये IT का प्रेशर अनुज अब सीवियर होता हुआ है ना। 5.5% वो पंक्चर ठीक ही नहीं हो रहा है और अब तो बिल्कुल उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट ले लिया आ रहा है। एक बार निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देख लेते हैं वापस वीरू, उससे क्लियर हो जाएगा कि क्या मामला है इस समय यहाँ पर। क्योंकि देखिए निफ्टी के साथ साथ रिलायंस, आई थिंक IT के साथ साथ रिलायंस, क्योंकि IT अभी भी 100 पॉइंट ही कंट्रीब्यूट कर रहा है। रिलायंस में बड़ा क्रैक आया है एंड आई थिंक एक बार M&M का इंटरडे देखते हैं आप जरा, वो मुझे एक थोड़ा सा पेन में दिखाई दे रहा है, तो वो भी एक इम्पैक्ट है। तो काफ़ी ये अक्रॉस द बोर्ड एक सेलिंग प्रेशर रहा, जैसा आपने बोला। अब आज एक हम 25,800 के नीचे आए हैं, 25,800 के नीचे बंद हुए तो थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन ट्रेंड फिर भी 25,650 के नीचे ही बंद होगा। मार्केट में कई बार पहले भी हुआ है कि अप ट्रेंड के बीच में एक थोड़ा सा वीक प्लेयर्स को मार्केट निकालता है और उसके बाद आगे बढ़ता है, लेकिन जिस तरीके से हम क्रैक हुए हैं, ये क्लियरली थोड़ा सा दिक्कत का मामला है। यहाँ पर दिक्कत का मामला है। इस बीच रुचित जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। रुचित से एक काम करते हैं, ट्रेड लेते हैं। रुचित बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप? वेरी गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। वेल, टाइटन में खरीदारी की सलाह रहेगी। जेम्स एंड ज्वेलरी एज अ सेगमेंट पिछले कुछ दिनों से काफी पॉजिटिव मोमेंटम में है। प्राइस वॉल्यूम एक्शन भी बुलिश है, जहाँ पे प्राइस वॉल्यूम्स अच्छे वॉल्यूम्स के साथ में सपोर्टेड है। तो आई थिंक यहाँ पे हम एक्सपेक्ट करें कि अप ट्रेंड का कंटिन्यूशन रहेंगे। तो करंट लेवल्स पे भी टाइटन में 4180 के नीचे स्टॉप लॉस रख के खरीदारी करे और 4420 के टारगेट्स एक्सपेक्ट करें। ओके, चलिए तो यहाँ पे ये रुचित जी की कॉल हो गई। अब 4 का चौका का सीक्वेंस शुरू करते हैं। सस्ता ऑप्शन शिल्पा जी के सोचने से आएगा पहला ट्रेड, सस्ता ऑप्शन, और उसके बाद हम पिक करेंगे आज का FNO सुपरस्टार, ये पिक करेंगे सौमिल जी। चार्ट के चमत्कार पिक करेंगे रुचित जी और साथ ही साथ मिड कैप फंड आशीष चतुर्मोता जी। शुरुआत करते हैं सस्ता ऑप्शन से। शिल्पा जी क्या पिक कर रही हैं आप?
वीरेंद्र जी, यहाँ पे सस्ता ऑप्शन के लिए डीएलएफ के पुट ऑप्शन में ध्यान रहेगा। डीएलएफ 650 के नीचे बहुत वीक हो जाएगा, तो यहाँ पे 640 का पुट ऑप्शन जो रफली 9 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस 5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टुवर्ड्स 14 रहेगा, और अगर इसमें और भी हम गिरावट देखते हैं तो ये पुट ऑप्शन आपको 20 की तरफ भी दे जाते हुए दिख सकता है। डीएलएफ का पुट लेना है, मार्केट में प्रेशर और पुट की अभी फिलहाल वकालत करते हुए शिल्पा जी, एफएनओ सुपरस्टार के लिए क्या पिक करें? सोमिल जी आप? एफएनओ सुपरस्टार के लिए मैं पिक कर रहा हूँ ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स इंडिया। यहाँ पर एक रिवर्सल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के आसपास एक कंसोलिडेशन हुआ है। लास्ट टू लास्ट वीक में एक अच्छा बाउंस भी देखा गया था, लेकिन वो थोड़ा सा फिर उसके बाद रीटेस्ट हो रहा है एवरेजेस को। यहाँ पे मुझे लगता है कि अगेन जो ये मूव शुरू हुआ है ये कंटिन्यू रहेगा एटलीस्ट टिल 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यहाँ पे जो मेरे टारगेट्स होंगे वो होंगे 2640 और स्टॉप लॉस होगा 2400। ओके, ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स आपकी कॉल है यहाँ पर, और 2% OI बिल्डअप, मोमेंटम इसमें भी अच्छा है। चलते हैं अगले ट्रेड के लिए। आज का चार्ट का चमत्कार पिक करेंगे आज रुचि जी। रुचि जी, क्या पिक कर रहे हैं आप? AMC एज अ स्पेस एक सेगमेंट है जहाँ पे काफी पॉजिटिविटी नजर आ रही है, जिसमें ABSL AMC यानी आदित्य बिरला सन लाइफ AMC के चार्ट स्ट्रक्चर्स काफी बुलिश है। एक कप एंड हैंडल पैटर्न का ब्रेकआउट ये स्टॉक ने कल के सेशन में ही दिया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। आज फॉलो अप मूव भी अच्छा है। सो ABSL AMC में यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी 850 के नीचे स्टॉप लॉस के साथ में, और 910 के टारगेट से स्टॉक में रहेंगे। आदित्य बिरला सन लाइफ AMC ये जी के पिक हो गए। मिड कैप फंडा के लिए आशीष जी क्या चुन रहे हैं? मुझे शैली इंजीनियरिंग काफी पसंद आता है, और ये स्टॉक हमें लगता है कि GLP-1 की जो अपॉर्चुनिटी है उसका भी एक बढ़िया बेनिफिट यहाँ पर पे देखने को नजर आएगा। और साथ ही साथ हमने देखा कि अभी जो अपनी इन्होंने कैपेसिटी है वो 45 मिलियन पेन से ऑलमोस्ट 85 मिलियन पेन्स पे कर दी है। साथ ही साथ हमें लगता है कि जिस तरह से पूरा जो कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक का भी जो सेगमेंट है वो भी उसके अंदर के लिए भी इसमें एक अच्छी खासी ऑप्शनैलिटी बनी हुई है। और कंपनी जो केपेक्स कर रही है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि जो अपने कस्टमर से एडवांस लेके और साथ ही साथ इंटरनल अक्रूवल्स के थ्रू ये केपेक्स कर रही है। तो उसको देखते हुए हमें लगता है कि जो केपेक्स प्लान भी है वो उससे कोई डेट लेवल नहीं बढ़ेगा। तो ओवरऑल हमें लगता है कि GLP-1 की वजह से ग्रोथ काफी अच्छी इस कंपनी के अंदर में देखने को नजर आएगी। 2120 पे एक बहुत बढ़िया टेक्निकल सपोर्ट है, और ये सपोर्ट अगर से स्टॉक कंपनी होल्ड करते हैं तो मेरा मानना है कि 2700 रुपए तक की ट्रेजेक्ट्री शैली इंजीनियरिंग के स्टॉक में देखने को नजर आ सकती है। शैली इंजीनियरिंग मिड कैप फंडा में आशीष जी के पिक हो गए। एक रिकैप फटाफट से चार का चौका का आपके लिए लेकर आ जाते हैं। सस्ता ऑप्शन की हमने शुरुआत की और ये आया शिल्पा राजू की तरफ से। DLF की पुट लेने की बात कही गई है, 640 का पुट लेना है, 20 के टारगेट एक्सपेक्टेड है, स्टॉप लॉस 50 का लगाना है। एफएनओ सुपरस्टार के लिए सोमिल मेहता जी ने ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स चुना है, खरीदारी की राय उनकी तरफ से। 2640 के टारगेट है, 2400 का स्टॉप लॉस लगाना है। चार्ट का चमत्कार के लिए रुचित जी ने पिक किया है आदित्य बिरला सन लाइफ AMC, खरीदारी की राय यहाँ पर भी, और 910 के टारगेट हैं, 850 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। और आशीष चतुर्मोता जी ने शैली इंजीनियरिंग चुना है, 2700 तक के टारगेट एक्सपेक्टेड है। मीडियम टर्म के पर्सपेक्टिव से अच्छा लग रहा है ये काउंटर उनको। अब आगे बढ़ते हैं। मार्केट में प्रेशर है, ब्रेड भी काफ़ी ख़राब नज़र आ रही है। ब्रॉडर मार्केट्स भी देखें, मिड कैप और स्मॉल कैप करीब करीब 1-1% लुढ़कते हुए। लेकिन एक खबर आपके लिए, बैंकों के जरिए ग्राहकों को गलत तरीके से स्कीम बेचने पर RBI ने सख्त रुख अपनाया है। रिजर्व बैंक ने मिस सेलिंग रोकने के लिए कड़े ड्राफ्ट नियम जारी किए हैं, और ब्रोकरेज हाउसेस का मानना है कि बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की इस पर भी कुछ असर पड़ सकता है। और RBI के ड्राफ्ट नियम और ब्रोकरेज की रिपोर्ट बताने के लिए, पूरी तस्वीर समझाने के लिए हमारे साथ आशीष हैं। आशीष बताएं। देखिए, बहुत सीरियस इशू है। खासतौर पर हमने देखा है कि सीनियर सिटीजन्स के साथ ये बहुत होता है। बेचारे जाते पासबुक अपडेट कराने के लिए घर आते हैं तो वापस उनके पास कोई म्यूचुअल फंड हो जाता है, कई बार कोई यूलिप है, कोई इंश्योरेंस प्लान है। मिस सेलिंग लगातार यहाँ पर देखने को मिल रही है, और इसी के रोकथाम करने के लिए
आरबीआई ने ड्राफ्ट नियम बनाए हैं और ये जो ड्राफ्ट नियम है इसके सुझाव 4 मार्च तक आरबीआई अपने पास लेगी और उसके बाद 1 जुलाई से अगर आप देखें तो ये निर्देश बनकर लागू हो जाएंगे और बहुत अच्छे हैं। मच अवेटेड थी, काफ़ी लोग जो है लगातार कंप्लेंट करते थे कि बैंकों की तरफ से मिस सेलिंग बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो मिस सेलिंग की परिभाषा क्या है आप इसे समझिए। दरअसल अगर आप देखें तो पूरी जानकारी के बिना, मतलब आपने प्रोडक्ट तो समझाया नहीं लेकिन प्रोडक्ट आपने चिपका दिया, कस्टमर को बेच दिया, ये बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। कई बार ऐसा भी होता है कि आप जाएं सेविंग्स अकाउंट खुलवाने और सेविंग्स अकाउंट के फॉर्म के बीच में आपको डीमैट अकाउंट का फॉर्म भी मिल जाएगा, यानी सेविंग्स अकाउंट खुलवाने गए साथ में डीमैट भी। अब ऐसा नहीं कर सकते, हर फॉर्म के लिए अलग अलग कंसेंट लेना जरूरी है, हर प्रोडक्ट के लिए एक अलग फॉर्म भरवाना जरूरी है। ये अगर आप देखें तो यहाँ पर ये निर्देशों के साथ आ गया है। साथ में अगर आप देखें तो कोई थर्ड पार्टी का जो प्रोडक्ट है वो नहीं बेच सकते, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इम्पॉर्टेंट ये भी है कि जो बैंक स्टाफ है इसे चाहे इंश्योरेंस हो या म्यूचुअल फंड हो, अगर वो ये एक क्रॉस सेलिंग के तौर पर दे रहे हैं तो उसमें कोई अलग से इंसेंटिव नहीं मिलेगा। ज़्यादातर मिस सेलिंग सिर्फ इस इंसेंटिव्स और ये जो अजीब से टारगेट होते हैं बहुत ज़्यादा ओवरस्टेटेड, इनकी वजह से यहाँ पर देखने को मिलती है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो कई बार ऐसा भी देखा गया कि अगर आप बैंक के पास लोन लेने जाएं तब आपको बैंक कहेगा कि आप ये प्रोडक्ट ले लीजिए, आपकी लोन प्रोसेसिंग आसान हो जाएगी। आप ये नहीं कर सकते। यहाँ पर इस ड्राफ्ट नियम में कहा गया कि लोन के साथ आप दूसरे प्रोडक्ट्स को नहीं चिपका सकते, तो अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब इसी जो ड्राफ्ट सर्कुलर है जो अभी तक लागू नहीं हुआ लेकिन आगे जाके होगा, इस पर जेफरीज की तरफ से एक रिपोर्ट आई है जहाँ पर अगर आप देखें तो इन ड्राफ्ट नियमों पर बताया जा रहा है कि जो इंश्योरेंस की बिक्री होती है इसका एक इम्पैक्ट यहाँ पर देखने को मिलेगा, चाहे एपी की क्रेडिट जो प्रोजेक्ट्स होते हैं इसमें या फिर वीएनबी, यहाँ पर एक इम्पैक्ट है। और मैक्स लाइफ है, एसबीआई लाइफ, आईसीआईसीआई प्रू और एचडीएफसी लाइफ, इन पर इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन जो छोटे बैंक्स हैं जो अपनी ज़्यादातर इनकम फीस के माध्यम से दूसरों के प्रोडक्ट बेचकर कमाते हैं, इनकी फीस पर भी एक इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो सिग्निफिकेंट है, मच अवेटेड। ओके आशीष, शुक्रिया जानकारी के लिए। बहुत ही यूज़फुल ये कदम उठाया गया है आरबीआई की तरफ से, बहुत ही लोगों को, इनफैक्ट सीनियर सिटीजन को ज़्यादा यहाँ से मदद मिलेगी। बिल्कुल, और एंड आई थिंक इट्स हाई टाइम, बिकॉज हो क्या गया ना आजकल बैंकिंग नहीं रह गई है। आप बैंकिंग के लिए जाओ और मतलब कुछ ना कुछ आपको पकड़ा ही देते हैं और वो मुझे मतलब काफ़ी मतलब अजीब लगता है। और सर बताऊँ तो आज की डेट में ना आपके जो इवन आरएम्स है ना वो ज़्यादातर इसी चीज़ पे वो बीच में फ़ोन करेंगे कि सर सब कुछ ठीक है, मैं तो इसके लिए फ़ोन किया, फिर एकदम से कहेंगे अच्छा सर ये आपका ना पैसा इस यहाँ पड़ा है, इसको आप इसमें क्यों नहीं डाल देते? अरे मेरी मर्ज़ी ना, मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं करूँगा जो मुझे करना है। खैर एनीवे आगे बढ़ते हैं और हमारे साथ एबिकस एसेट मैनेजर के सीनियर फंड मैनेजर अमन चौहान जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। अमन जी, गुड आफ्टरनून, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। और सबसे पहले तो यह जानना चाहूँगा आपसे कि जो आज IT शेयरों में भूचाल मचा हुआ है, आज ही नहीं इस पिछले हफ्ते भी, और जिस तरीके से बुचरिंग हो रही है IT स्टॉक्स की, और वो भी लार्ज IT स्टॉक्स की, 52 वीक लो पर इतने सब स्टॉक्स और वो भी बड़ी गिरावट के साथ, आप क्या कर रहे हैं इस समय स्पेस में? क्या इसमें बॉटम फिशिंग की कोशिश कर रहे हैं या इससे कंप्लीटली दूर हैं अभी? फ्रैंकली अभी तो कंप्लीटली दूर हैं और काफी महीनों से दूर है। ऐसा नहीं कि अभी पिछले 1-2 हफ्ते का ये हमारा व्यू है। लार्ज IT में हमारा व्यू शुरू से ये रहा है कि ग्रोथ रेट स्लो हो रही है क्योंकि कंपनी की साइज इतनी बड़ी हो गई है कि यहाँ से ग्रो करने के लिए उनको सिग्निफिकेंट रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, जो हो नहीं पा रहा है। और वैल्यूएशंस डिसेंट है, मैं ये नहीं बोलता कि 20, 22, 25 का पी महंगा है, लेकिन सस्ता भी नहीं है। तो अगर आप 5, 6, 7% ग्रो करें तो 20-22% फेयर है। और उस वजह से हमारा IT में काफी बड़ा एक्सपोजर नहीं रहा है इस रीजन से। तो हमको ये लगता है कि दूसरे सेक्टर्स में यहाँ से बेटर रिटर्न बन सकता है, इसलिए हमारा IT का एक्सपोजर हमेशा से कम रहा है, जो पिछले 6 महीने में हमने और कम किया है। पिछले 1-2 हफ्तों से बिकॉज ऑफ द AI न्यूज जो यूएस में आई है और यूएस मार्केट्स करेक्ट हुए हैं, स्टॉक्स और करेक्ट हुए हैं। अभी तक कुछ नया नहीं लिया है। फर्स्ट विल वेट के यूएस का जो माहौल है वो एक बार सेटल हो जाए, वहां पे जो भी आपका डिस्ट्रप्शन होना है या जो भी वहां पे नैस्डैक में करेक्शन होना है या जो भी होना है, क्योंकि उसका सेंटिमेंटल इम्पैक्ट इंडिया में आता है, होता है यूएस में है, रातों रात यहाँ पे गैप डाउन ओपनिंग होती है। तो एक बार वो जब तक सेटल नहीं होगा तब तक IT देखने का मेरे को नहीं लगता है कोई लॉजिक बनता है। एक बार सेटल हो गया देन डेफिनेटली यहाँ से एक टैक्टिकल ट्रेड या एक साल 2 साल का इन्वेस्टमेंट भी बन सकता है, बट फिलहाल कुछ नहीं कर रहा है। फिलहाल कुछ नहीं कर रहे। तो इस समय फिर मार्केट में आप पॉजिटिव कहाँ पर हैं? सबसे बुलिश थीम आपके हिसाब से कौन सी है यहाँ से?
कैपिटल गुड्स, इंजीनियरिंग कंपनीज जिनका एक्सपोर्ट इम्पैक्ट हो गया था बिकॉज ऑफ ट्रेड टैरिफ्स, बोथ यूएस एज वेल एज ईयू का जो बेनिफिट्स हैं, तो ये सब सेक्टर में हमारा काफी फोकस है। सो जिसमें फार्मास्यूटिकल्स आ जाता है, कैपिटल गुड्स आ जाता है, इंजीनियरिंग कंपनीज आ जाती है, ऑटो एंसिलरी कंपनीज आ जाती है, आपकी केमिकल कंपनीज आ जाती है, तो ये सब में काफी फोकस है। डील होने के पहले फाइनेंशियल्स में सबसे ज्यादा हमारा एक्सपोजर था, फाइनेंशियल एक्सपोजर थोड़ा कम कर रहे हैं और ये सब सेक्टर में एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फाइनेंशियल सेक्टर चला भी डिसेंट है, डिसेंट रिटर्न्स बने हैं, तो वहां से थोड़ा प्रॉफिट बुक करके अब इन सेक्टर्स में जा रहे हैं। अमन जी, अब हम एक गर्मियों के सीज़न की तरफ जा रहे हैं, बट इसी में जंप करने से पहले थोड़ा सा अगर आप देखें तो आज एलजी के नंबर्स ने परेशान किया, हालांकि ये बीते हुए क्वार्टर के नंबर्स हैं, बट बिफोर वी आर गोइंग टू स्ट्राइक समर सीजन, आपका वाइट गुड सेगमेंट पे टेक क्या है इस वक्त? वाइट गुड सेगमेंट अच्छा लग रहा है, क्योंकि कंज्यूमर स्पेंडिंग बढ़ रही है, तो उस हिसाब से वाइट गुड सेगमेंट ओवरऑल इज लुकिंग गुड। एसी स्पेसिफिकली लास्ट ईयर सीजन खराब था, तो चैनल में बहुत इन्वेंट्री है, जो इन्वेंट्री मुझे लग रहा है कि 1-2 महीने में क्लियर हो जाएगी। जैसे ही मार्च अप्रैल के टाइम आएगा और जैसे ही मे बी अर्ली मार्च ऑल्सो लगेगा कि इस साल गर्मी नॉर्मल होने वाली है, नॉर्मल से बेहतर होने वाली है, आई थिंक एसी स्टॉक्स में भी पॉजिटिव मूवमेंट आ जाएगी। तो पीपल आर जस्ट वेटिंग फॉर दैट कि इस सीजन कैसा है, क्योंकि पिछला सीजन इतना खराब गया है कि किसी को वो रिस्क नहीं लेना कि अगर इस सीजन भी इतना अच्छा नहीं गया तो फिर क्या होगा। बट बिसाइड्स एसी जो बहुत ही सीजनल है, जो नॉर्मल वाइट गुड्स हैं जो आपके किचन में आप यूज करते हैं, या आपके जो नॉर्मल आप फैंस और इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, ओवन, माइक्रोवेव एंड ऑल दिस थिंग, उनमें अच्छा काफी ग्रोथ है, एंड दैट सेगमेंट इज स्टडी लुकिंग गुड। ओके अमन जी, गुड आफ्टरनून। श्रेया बात कर रही हूँ। अर्निंग्स के लास्ट फेज में है क्वार्टर 3 के अर्निंग्स में, अभी तक सर कौन सा स्पेस ने आपको बहुत ही ज़्यादा कन्विंस किया अर्निंग्स के मद्देनज़र? कहाँ पे ज़्यादा आपको ग्रीन शूट्स नज़र आए हैं? बैंकिंग क्लियरली पॉजिटिवली सरप्राइज किया है, एनपीए कम हुए हैं, ग्रोथ रेट भी पिकअप हुई है, कमेंट्री इनफैक्ट हैज गॉट बेटर। सब लोगों ने अपना जो क्रेडिट ग्रोथ के जो एक्सपेक्टेशंस थे वो भी काफी जनों ने पॉजिटिवली इंप्रूव किया, तो ये एक सेक्टर में नंबर्स अच्छे आए हैं। सीमेंट के जो नंबर्स है इनलाइन है, बट ये तो फोर्थ क्वार्टर है, उनको लग रहा है कि थर्ड क्वार्टर से बेटर होगा, और फोर्थ क्वार्टर है भी एक बिजी सीजन जो हम बोलते हैं ना, बिफोर मार्च जो काफी स्पेंडिंग होती है सीमेंट में, तो वो अर्निंग्स पर्सपेक्टिव से वो भी एक सेगमेंट है जो अच्छा आया है। इंजीनियरिंग कंपनीज के भी रिजल्ट अच्छा है, स्पेसिफिकली जो डोमेस्टिक एक्सपोजर है, जिनका एक्सपोर्ट्स है उनके नहीं नंबर आए हैं, बट वो अभी ट्रेड डील हो गई है, एक बार फाइन प्रिंट और साइनिंग हो जाएगी तो वो नंबर भी पिकअप हो जाएंगे। बट ओवरऑल ये 3 सेक्टर सो फार इन इस रिजल्ट सीजन में पॉजिटिवली सरप्राइज किया है। ऑटो सेक्टर पर अब आपका क्या व्यू है इस समय ऑटोज को लेकर? अब क्योंकि नंबर्स यहाँ शानदार आ रहे हैं, जीएसटी कट के बाद बड़ी रैली हुई, फिर थोड़ी करेक्शन आई, लेकिन अब यहाँ पर मीनवाइल मार्केट में शानदार रिकवरी आ रही है, वैसे उस पर नजर रखिएगा, लेकिन अब ऑटोज पर आपका क्या व्यू रहेगा? ऑटोज पे व्यू पॉजिटिव है, ऑटोज और ऑटो एंसिलरी दोनों पे हमारा व्यू पॉजिटिव है। हालांकि पोर्टफोलियो में अभी ऑटो एंसिलरी ज्यादा है, ऑटो स्टॉक्स कम है, बट हमको लग रहा है कि दोनों सेगमेंट अच्छा करेंगे। जीएसटी बेनिफिट तो भी क्लियरली दिख गया नंबर्स में, बट उसके बाद भी मोमेंटम बरकरार है, ऐसे नहीं कि 1 या 2 महीने खाली जंप आया डिमांड में और उसके बाद डिमांड वापस फॉल हो गया। सो सेक्टर मेरे हिसाब से क्लियरली पॉजिटिव मोमेंटम के हिसाब से देखना चाहिए। ये जो डिफेंस को एलोकेशन था बजट में, उसके बाद एक सबसे बड़ी घटना होने जा रही है। हम अपने भारतीय डिफेंस इतिहास में सबसे बड़ा अधिग्रहण, आई मीन एक्विजिशन, राफेल का करीब 3.5 ट्रिलियन। डिफेंस में एक बीच में चर्चा और हुई अबाउट HAL एग्जीक्यूशन, है ना? आपको एमका में इंक्लूड नहीं किया गया, बट आपका चॉइस ऑफ स्टॉक्स क्या है डिफेंस में और आउटलुक क्या है इस वक्त? डिफेंस का आउटलुक पॉजिटिव ही है। बहुत सिंपल सी बात है, हमको इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करना है, और इसके लिए जो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं सब इंडिया में मैन्युफैक्चर होगा, थोड़ा बहुत चालू हो गया है, आगे जाके और ये बढ़ने ही वाला है। तो डिमांड पर्सपेक्टिव से कोई इशू दिख नहीं रहा है। जिस हिसाब से जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, रशिया का इवेंट को सालों हो गए, अभी तक वो इवेंट अभी भी चल रहा है, यूक्रेन का सीन, तो ये सब जो डिफेंस स्पेंडिंग है, मुझे नहीं लगा कि कहीं पे जाके कम होने वाली है, कोई भी कंट्री डिफेंस स्पेंडिंग कम करेगी। तो प्लस इंडिया में जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव है वो पॉजिटिव है ही। सो ये दोनों मिला के
ये सब डिफेंस कंपनी जो है उनको 20-25% ग्रोथ आने वाले 4-5-7-8 7-8 साल तक कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही इन ग्रोथ में। और उस हिसाब से डिफेंस एक्सपोजर मेरे हिसाब से तो हर एक पोर्टफोलियो में रहना चाहिए। डिफेंस पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू आपका अमन जी, लेकिन मैं न्यू एज स्टॉक्स पर भी आपकी राय जानना चाहूँगी। पूरे साल, इनफैक्ट पिछले साल चर्चा मेरा शुरुआत भी ठीक ठाक हुई है। अब इटर्नल, स्विगी, नाइका जैसे इंटरनेट कंपनीज, इनफैक्ट अगर मैं पूछूं सर, आपका व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? कंपनीज बढ़िया है, सब यूनिक कंपनीज है, सब अपने अपने सेक्टर में अच्छा कर रही है, बट हमारे पोर्टफोलियो में ये सब कंपनीज फ्रैंकली अभी नहीं है, क्योंकि हमको वैल्यूएशन अभी भी इनमें उतना जस्टिफाइड नहीं दिख रहा है। एक टाइम था जब ये कंपनीज लॉस मेकिंग थी, इसलिए हम इस कंपनी में हमने कभी निवेश नहीं किया। आज ये कंपनी में काफी सारी कंपनीज प्रॉफिटेबल हो गई है, EBITDA ब्रेक इवन हो गया है, फिर भी वैल्यूएशन कहीं ना कहीं उतना कंफर्टेबल अभी तक नहीं है हमारे लिए। बट आपने जो कंपनीज बोली उसके सिवाय भी दूसरी कंपनीज है जो प्रॉफिटेबल है न्यू एज में, जैसे पॉलिसी बाजार है, जैसे कि आपका अर्बन क्लैप है, जैसे कि अभी पेटीएम का। तो ये सब कंपनीज डेफिनेटली हमारे पोर्टफोलियो में थोड़ी बहुत है, थोड़ी बहुत नहीं है। बट ये सेगमेंट जो है सेम न्यू एज कंपनीज बट प्रॉफिटेबल कंपनीज जहाँ पे कैश फ्लो पॉजिटिव है या अर्निंग्स पॉजिटिव है, वो हमको ज्यादा पसंद है। हालांकि ना कि जो न्यू एज कंपनी जिसमें अभी भी स्टिल कैश बने हैं। ओके, अच्छा, आपने कहा कि ट्रेड डील के बाद आप टेक्सटाइल पर पॉजिटिव हैं। ये जो बांग्लादेश वाला मामला आ गया, इससे कोई आपको वो डर नहीं लगता टेक्सटाइल कंपनियों के लिए? नहीं, 2-5% आज ट्रेड डील के पहले, EU डील के पहले तो बड़ा गैप था, वो गैप तो इनफैक्ट कम हुआ है, राइट? सो इनफैक्ट इंडियन कंपनीज का कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी इनफैक्ट इंप्रूव ही हुई है। और कोई भी बायर जो है आज उसके पास चॉइस है, श्रीलंका से ले, पाकिस्तान से ले, बांग्लादेश से ले, इंडिया से ले, कोई भी बायर ऐसा नहीं होगा कि पूरा बांग्लादेश या पाकिस्तान या श्रीलंका से लेगा, क्योंकि वहाँ की जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है, जो पॉलिटिकल सिचुएशन, जो इकोनॉमिक सिचुएशन है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है। आप कोई भी डिसीजन लेते हैं वो 5-10 साल का डिसीजन लेते हैं, तो आप अगर बांग्लादेश से ले रहे हैं तो आप इंडिया से भी लेंगे, भले वो 5 या 10% महंगा हो, जो अभी भी चल रहा था। इनफैक्ट टैरिफ के बाद तो अभी और इंडियन कंपनीज का कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बढ़ गया है। सो मुझे नहीं लगता है कि 4-5% यहाँ आगे पीछे होने से कोई बड़ा फर्क पड़ेगा। ओवरऑल डील हमारे लिए पॉजिटिव है, इसलिए हम ये सेक्टर को भी काफी पॉजिटिवली देख रहे हैं। जयवन जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस चर्चा में शामिल हुए। सभी सेक्टर्स पे, इंडस्ट्रीज पे, स्टॉक्स पे अपना आउटलुक रखा आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। एक छोटी सी रिकवरी निफ्टी में आई थी, बट वो जितनी जल्दी आई उतनी जल्दी फेल भी हो गई। हमने 840 को स्ट्राइक किया, बटन 796 पे ट्रेड करते हुए चलते हैं। अब एक काम करते हैं स्ट्रैटेजी के लिए, लेकिन स्ट्रैटेजी से पहले थोड़ा सा एक बार फिर से, क्योंकि ये दिन, क्योंकि ये समय, क्योंकि ये वक्त शायद उस आंकड़े का बात करने का है। अनुज, एक बार थोड़ा सा आऊँगा उसी नंबर्स पे। एक तो नंबर्स इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग, यूट्यूब के, टेलीविज़न के, पर एग्जैक्टली हमें ड्राइव किसने किया? अगर मैं पूछूं ये नंबर आए क्यों, कैसे आए, और देखिए इतना स्ट्रॉन्ग रिस्पांस व्यूअर्स का क्यों मिला? बिल्कुल, देखिए कई कारण रहे। ऑब्वियसली व्यूअर्स का ट्रस्ट नंबर 1 फैक्टर होता है, लेकिन क्या होता है ना, कई बार आप एक चिंगारी हल्की से जलाओ और कहीं आग लग जाए तो आपको पता चल जाता है कि कुछ तो हुआ है ना। हमने क्या किया था, हमने सिर्फ एक चैट GPT पे बताया था कि बजट में कौन नंबर 1 है और पिछले 3-4 हफ्ते में क्या कौन नंबर 1 है। हमने तो सिर्फ इतनी बात की थी, है ना। इसमें अब पता नहीं मुझे किसको कहाँ मिर्ची लग गई, क्यों उस तरीके से मूव हो गया। तो अब मैं सच बताऊं ना, तो देखिए क्या होता है वीरू, मैं थोड़ा सा अपने थॉट्स को एक बार ज़रा रिकलेक्ट करता हूँ और उसके बाद आता हूँ। जो आपका सवाल है वो लाजमी है, लेकिन उससे पहले ज़रा श्रेय का मार्केट स्पॉटिंग कर लेते हैं, फिर आता हूँ मैं अपने थॉट्स पर। जी बिल्कुल, तो विनम्र भाव से बहुत शुक्रिया एक बार फिर से हमारे दर्शकों का इतना प्यार और भरोसा जताने के लिए। मार्केट्स की बात कर रहे थे तो निचले स्तर से थोड़ी रिकवरी के संकेत थे और रिकवरी आ रही है। इनफैक्ट अब देखते हैं कि रिकवरी कितनी टिकाऊ है, लेकिन क्लोजिंग अगर आप देखें तो थोड़ी सुस्ती रहेगी। लेकिन कुछ काउंटर्स जहां पर स्ट्रेंथ थी, जैसे कि ट्रेंड थोड़ी देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, ट्रेंड में स्ट्रेंथ थी। इसके अलावा HDFC लाइफ थोड़ी स्ट्रेंथ दिखाता हुआ। टाइटन रखे एक बार स्क्रीन पर, टाइटन का एक चार्ट चेक, ट्रेंड का जिक्र किया था एक बार टाइटन। अरुण कुमार मंत्री जी, टाइटन देखिएगा और नंबर्स काफ़ी अच्छे थे। मैनेजमेंट से बातचीत हो रही थी, कई सारे सेगमेंट्स में इन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। बस एक वेरिएबल्स इनका जो स्मार्ट वॉच बिजनेस है वो थोड़ा ठंडा था, बाकी सभी सेगमेंट ने अच्छी परफॉर्मेंस की है। निचले स्तर से रिकवरी आज चार्ट्स पर क्या संकेत? देखिए श्रेया जी, डेफिनेटली स्टॉक में काफी बुलिशनेस है। इनफैक्ट यहाँ से
मुझे लग रहा है इजीली आपको स्टॉक 4360 4380 तक के लेवल दिखा सकता है। 4200 के पुट में भी अच्छी राइटिंग है, इनफैक्ट सपोर्ट भी 4200 के आसपास ही है, तो डेफिनेटली इसमें लॉन्ग ट्रेड ही रखना चाहिए। अगर लॉन्ग ऑलरेडी ले रखा है तो 4200 का एक स्टॉप लॉस जरूर होना चाहिए नीचे में। मुझे लग रहा है 4350 4380 तक के टारगेट आ सकते हैं। टेक्निकली पॉजिटिव है, सभी मूविंग एवरेजेस के ऊपर है, इसलिए लॉन्ग साइड ही स्टॉक में रहना चाहिए। टाइटन 4275 पैकेट ट्रेड करता हुआ एक अच्छा क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ स्टॉक का। और जिस स्टॉक पे हम बहुत बात कर रहे थे दैट वोल्टास याद रखिएगा। अभी जो मैंने अमन जी से प्रश्न ही पूछा था वाइट गुड सेगमेंट के बारे में, 15 जनवरी 25 के बाद अब तक की सबसे हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी मार्केट ट्रेड कर रहा है। जोरदार। कुछ देर में हम जो BTSC ट्रेड से उनकी श्रृंखला को शुरू भी करेंगे। और आते ही साथ रुचित ने या फिर मेरे किसने कमेंट्स दिया था, कमेंट्स भी एक अच्छे क्लोज की तरफ बढ़ता हुआ, 4437 पे जाके क्लोज होता हुआ। निफ्टी समहाउ मैनेज कर रहा है अपने 25800 के स्तर को, सो एज निफ्टी बैंक 60500 के क्लस्टर को एक बार लेके आइएगा। हैवेल्स दूसरी श्रेणी में 1406। मानस बहुत संक्षेप में पूछूं आपसे ये प्रश्न, अब बेटर रिवॉर्ड वोल्टास में है, क्लैरिटी वोल्टास में, नो डाउट अबाउट दैट, क्लैरिटी वोल्टास में नो डाउट अबाउट दैट, बट रिवॉर्ड हैवेल्स में है क्या? नहीं, मेरा समझना है कि वोल्टास के साथ ही जाएंगे, क्योंकि वोल्टास ने एक बहुत ही अहम रेजिस्टेंस जो कि 1530 था उसको ब्रेक किया। याद रखिए लास्ट ईयर के मार्च के हाई को स्टॉक ने ब्रेक किया, तो यहाँ पर आपको करीब 100 से 150 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। हेवेल्स में प्रॉब्लम ये है कि ये भी ध्यान रखिए कि हेवेल्स अपने 200 वीक मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, तो बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। हो सकता है 1440 के या 1435 के लेवल्स देखने को मिले, लेकिन सेफ और ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वोल्टास का ही है। सेफ और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर वोल्टास का। ये अनुज से जुड़ते हैं एक बार फिर से, उस बात को थोड़ा सा दोहराते हैं। और अनुज जो वो बात आप कहते रुक गए थे, वो अभी थोड़ी सी बाकी है ना, कि नंबर क्यों आए ऐसे हैं? बिल्कुल। देखिए वीरू, मैं अपने थॉट्स को रीअसेंबल कर रहा था और कहते हैं कि अगर आपकी कोई स्ट्रेंथ हो तो वो आप किसी को क्यों बताएं, लेकिन फिर भी मैं एक चीज़ बता रहा था कि क्यों हम नंबर 1 बने। आई थिंक उसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर रहा ना हम नंबर 1 बने, उसका मैं बताऊं तो हमने कहीं ना कहीं एक अपनी शायद गलतियों से सीखा और हमने उस पर काम किया। ठीक है, हमने कहा चलिए ठीक है। वैसे तो खैर मुझे शुरू से उन नंबर्स पर डाउट था जो आते थे, क्योंकि यूट्यूब के नंबर्स में हम हमेशा क्लोज रहते थे, हमेशा। तो वो जो टीवी के नंबर्स थे उसमें मुझे हमेशा डाउट रहा था, अभी भी है, लेकिन चलिए ठीक है। जो और उसमें कहीं ना कहीं मुझे जा रहा है कि जैसे कहते हैं सत्यमेव जयते, उसका भी कहीं ना कहीं एक्चुअल फाइनल नंबर आएगा। लेकिन जो पॉइंट मैं कह रहा था ना, वो पॉइंट मैं ये कह रहा था कि अब हमने जो एक चीज़ की, हमने इस चीज़ का डंका नहीं पीटा कि देखिए ये सही हुआ, ये सही हुआ, ये सही हुआ। और हमारे अंदर ना इतनी बेशर्मी है कि हम 2 वीडियो बना लें जिसमें हम एक में कहें कि पॉजिटिव और एक में कहें हम नेगेटिव, और जिस दिन पॉजिटिव चल जाए उस दिन हम पॉजिटिव वाला वीडियो चलाते हैं, जिस दिन नेगेटिव उस दिन हम नेगेटिव वाला वीडियो चलाते हैं। जिस दिन हम अगर कोई स्टॉक मिस कर दें, उसके बाद वो अगर ओपन होने पे 4 या 5% नीचे हो जाए तो हम उसको बोल दें कि ये आज का फिसड्डी या आज का ये, और उसके बाद उसका वीडियो चला दें। भले ही हमने पहले कहा हो कि नहीं ये स्टॉक चलेगा, लेकिन उसके बाद अगर मार्केट का रिएक्शन मिल जाए तो हम वो चला दें। हमने ये बंद किया है। आई थिंक ये कहीं ना कहीं व्यूअर्स को अच्छा लग रहा है। और दूसरी बात, मैं सच बताऊं तो मैंने जो एक चीज़ पर्सनली की है ना, अगर मेरी कोई कॉल या मेरे चैनल पर कोई कॉल गलत आती है तो हमने उसको ओन अप करना शुरू करा है। अगर मेरा कोई व्यू गलत गया, जैसे हमारा एक व्यू गलत गया था नवीन फ्लोरिन के ऊपर, तो उसको एक्सेप्ट किया। एक दिन बैंक निफ्टी पे व्यू गलत गया था, उसको एक्सेप्ट किया। एंड आई थिंक उसको एक्सेप्ट करके ये कहना कि हाँ हमसे एक चीज़ पर गलती हुई और हम कोशिश करेंगे कि हम इसको सुधारें। सिर्फ टारगेट हिट होना नहीं, अगर स्टॉप लॉस कोई हिट हुआ तो हम उसकी भी बात करते हैं कि हाँ स्टॉप लॉस हिट हुआ है हमारा, क्योंकि वो होगा। आप सब चीज़ सही नहीं पकड़ पाएंगे, और अगर आप सभी कुछ पकड़ लेंगे तो फिर तो आप भगवान हो गए ना। फिर तो आपको ये करने की क्या ज़रूरत है, आप अपना खुद का ट्रेडिंग करिए, आप खुद की इन्वेस्टमेंट करिए, आप सैकड़ों करोड़ कमा लेंगे। तो आई थिंक कहीं ना कहीं व्यूअर्स के साथ ये बात बैठी है, और इसीलिए, और देखिए यूट्यूब के नंबर्स झूठ नहीं बोलते। क्या कारण है कि हम इस तरीके के नंबर 1 पर हैं? और जैसा मैंने कहा कि अगर हमने एक चीज़ की, चैट जीपीटी की बात हमने की, अब हमने दिखाया एक छोटा सा, ऐसा किसी को क्या बुरा लग गया कि पिछले 4 साल में क्या हुआ है चैट जीपीटी से, वो निकाल के दिखा दें आप, तो वो कहीं ना कहीं आपको बता रहा है कि कौन असल में लीडर है। और मैं एक बार फिर बात कह रहा हूँ ये, लेकिन पूरी ह्यूमिलिटी के साथ, कि हमारा काम यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ है, हमें यहाँ पर कंसोलिडेट करना है
और हमें हमारे व्यूअर्स को हमेशा सबसे ऊपर रखना। हमारे लिए व्यूअर्स सबसे ऊपर है। वीरू जी हाँ, दर्शक सबसे ऊपर और हमारी प्रायोरिटीज़ में सबसे ऊपर। खैर, ये बात थी उन टीआरपी नंबर्स पे और कैसे खुले दिल से हमने इनको एक्सेप्ट किया, बट अभी और ऊपर भी जाना है तो उस पर हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। चलिए अब एक काम करते हैं, ट्रेड्स पिक कर लेते हैं। मानस, फ्राइडे मॉर्निंग के लिए क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए, एमएफएसएल के फ्यूचर में खरीदारी करने की राय रहेगी। एमएफएसएल में एक कंसोलिडेशन के बाद कंसोलिडेशन के अपर बैंड को स्टॉक ने ब्रेक किया है। करंट लेवल्स पे भी एमएफएसएल के फ्यूचर में खरीदारी करनी चाहिए। करंट प्राइस चल रहे हैं 1880 के आसपास, 1818 के आसपास। 1784 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी करेंगे। 1885 1885 तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ओके, मैक्स फाइनेंशियल शानदार मूव है आज यहाँ पर। शिल्पा जी आप बताइए, आप क्या कैरी करेंगे कल के लिए? जी यहाँ पे जिंदल स्टील एंड पावर पे ध्यान है। फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 1203। यहाँ पे मुझे लगता है 1190 के स्टॉप लॉस से आप लॉन्ग जा सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 1225। जिंदल स्टील ये कैरी करने की बात कही गई फ्राइडे के लिए। अमित जी आप क्या कैरी करेंगे? श्रेया जी मैं अपने 2 बजे वाले कॉल को BTST में कन्वर्ट करूंगा। BEL को यहाँ पे मोमेंटम है, 439 का स्टॉप लॉस होगा और टारगेट्स हमारे 455 के रहेंगे BEL में। BEL में आपका ट्रेड अरुण जी आप क्या पिक करेंगे? वीरेंद्र जी मैक्स हेल्थ के साथ जाना चाहूंगा। इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर का ब्रेकआउट का कंफर्मेशन आज मिला है। 1063 के आसपास चल रहा है। मुझे लग रहा है इसमें मोमेंटम कैरी रहेगा। 1085 तक के टारगेट्स रहेंगे और 1052 का नीचे में स्टॉप लॉस। ओके, सामिल आप क्या कैरी कर रहे हैं? मैं कैरी करूंगा ऑन द लॉन्ग साइड MCX में आज फिर से एक अच्छा मोमेंटम देखा गया है। एक ट्रायंगल पैटर्न ऑलरेडी फॉर्म हो रहा है। 20 और 40 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग आ रही है। बहुत अच्छा मोमेंटम है आज। मुझे लगता है ये कैरी ऑन होगा। स्टॉप लॉस रखेंगे 2320 और टारगेट होगा 2625। MCX सोमिल जी की पसंद। रुचित जी फ्राइडे के लिए आपके पिक? ये हुडको में खरीदारी करके जाने की सलाह रहेगी। आज काफी दिनों बाद इसमें ट्रेंड रिवर्सल के सिग्नल्स है। एक तो 20 डेमा को स्टॉक ने काफी दिनों बाद सरपास किया है और वो भी बहुत ही बड़े वॉल्यूम्स के साथ में। सो आई थिंक यहाँ पे एक अच्छा मूव आ सकता है। तो 198 के नीचे स्टॉप लॉस रख के हुडको खरीदारी करके जाए 210 के टारगेट्स के लिए। ओके, हुडको पर ये व्यू हो गया। इनफैक्ट BTST ट्रेड रुचित जी की तरफ से सारे ट्रेड्स पूरे हो गए। सोमवार के लिए क्या कैरी करेंगे वो बता दिया गया। अब क्लोजिंग स्ट्रैटेजी के लिए चलते हैं सर के पास। सर 152 पॉइंट नीचे क्लोज होने की तैयारी निफ्टी कर रहा है। बैंक निफ्टी हालांकि निचले स्तर से रिकवरी दिखाया है इसने। क्या स्ट्रैटेजी क्लोजिंग होनी चाहिए? देखिए, एक दिन और देंगे इसे मार्केट को। आज हमने एक लोअर हाई बनाया है टेक्निकली। आई थिंक आज का हाई था 25,909 है ना, और कल का हाई था हमारा 25,909 के करीब था। 26,000 बोल रहा हूँ, 26,009 था कल का हाई। तो उस हिसाब से 100 पॉइंट लोअर हाई बनाया और लो तो उसके मुकाबले कहीं लोअर बनाया आज का। 25,752 करीब 150 पॉइंट का लोअर लो बनाया। लेकिन हमारा व्यू ये था आज सुबह भी कि मार्केट में एक स्विंग पूरी होगी 25,850 पर। अगर आपका सुबह आज ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लग जाए तो लग जाने दें, कोई दिक्कत नहीं है। इसे मैं अभी भी ब्रेक डाउन नहीं मानूंगा। 25,650 के नीचे ही ट्रेंड बदलेगा। जब तक हम 25,650 के ऊपर हैं श्रेया, ट्रेंड पॉजिटिव है मार्केट का, अर्निंग्स पॉजिटिव हैं, ट्रेड डील हो चुकी है, FIS की वापस बाइंग शुरू हुई है, उनकी शॉर्ट कवरिंग शुरू हुई है। मुझे नहीं लगता कि आपको अभी इस स्विंग में बहुत जल्दी पैनिक होकर बेचना चाहिए। आज वैसे ही सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, थोड़ा उसका फैक्टर भी था। जैसे मैंने कहा कि आज हमारा एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा 25,850 पर। 25,450 से वो व्यू चल रहा था, किसी ना किसी दिन तो लगना था। वो लगातार तो हायर हाइज हायर लोज बनेंगे नहीं। हाँ, अगर मान लीजिए कल की ट्रेड में हम आज के लो को ब्रेक कर देते हैं 25,752 की और उसके नीचे बंद हो जाते हैं, तो एक वार्निंग साइन होगा कि हाँ अब ट्रेंड बदल रहा है। और अगर 25,650 के नीचे बंद हो गए तो फिर उसको एक ट्रेंड रिवर्सल हम मान लेंगे। लेकिन अभी के लिए देखिए, जिस तरीके से हम गिरे थे उतनी ही तरीके से रिकवरी भी तो आ गई। लोअर लेवल से हम 752 तक गए थे, फिर अच्छी खासी रिकवरी भी आ गई। तो इसके लिए प्लीज़ इसको एक दिन और देते हैं और उसके बाद फिर व्यू बनाएंगे कि क्या करना है। ओके, एक दिन और देते हैं, फिर व्यू बनेगा इस पर। करना क्या है, अच्छी रिकवरी का स्टॉक पिक करते हैं, फिर सीधे जाएंगे ब्रेथ कैसे रहे वो समझने के लिए। बजाज फाइनेंस डेज हाई पर क्लोज हो रहा है 3.5% की
इनफैक्ट तेजी के साथ। एक बार बजाज फाइनेंस से इस पर चार्ट चेक लेना चाहूँगी। रुचित जी, आप भी देख लीजिए बजाज फाइनेंस का पर्टिकुलर। ठीक है, सोमिल जी आप देखेंगे बजाज फाइनेंस का चार्ट। डेज हाई पर इनफैक्ट क्लोज होने की तैयारी है। अब शानदार रैली इस पर्टिकुलर काउंटर में कैरी किया जा सकता है इसको क्या? बिल्कुल बिल्कुल, बजाज फाइनेंस एक ब्रेकआउट है। डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। एक छोटा सा रनिंग ट्रायंगल है, उसका भी ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है। आज के दिन में 40 डेली मूविंग एवरेज का आज का जो लो है वो 40 डेली मूविंग एवरेज पे लो है और वहीं से सपोर्ट लेके फिर से ऊपर की तरफ रुक गया है। ग्रेट स्टॉक टू बी इन। ऊपर में मुझे लगता है कि ये 1030 1040 तक जा सकता है, तो ओपन रखे पोजीशन। यहाँ पर एक स्टॉप लॉस रखे, आज के लो का ही स्टॉप लॉस रखे अराउंड 966 का। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर आप लंबा नजरिया लेके इसके अंदर एंट्री करते हैं तो 1060 1070 तक ये स्टॉक जा सकता है। ओके, बजाज फाइनेंस तो ट्रेड्स पूरे हो गए यहाँ पे। अब एक काम करते हैं, थोड़ी सी स्कैनिंग कर लेते हैं और मार्केट ब्रेथ की। और मार्केट ब्रेथ कैसी रही आज? प्लीज़ लॉन्ग शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग और शॉर्ट कवरिंग के स्टैट्स रखिएगा आपकी स्क्रीन पर। शॉर्ट ज़्यादा है, 103 शॉर्ट, 57 अगर आप देखें लॉन्ग्स, 20 में शॉर्ट कवरिंग और 31 पे लॉन्ग अनवाइंडिंग। यानी आज 133 स्टॉक्स अप्रॉक्सीमेटली ऐसे थे जहाँ पे प्रेशर रहा लॉन्ग अनवाइंडिंग का और शॉर्टिंग का। स्लाइड्स लेके आइए और लॉन्ग्स के स्लाइड को अभी भी डोमिनेट करता हुआ लॉन्ग बिल्डअप को मैक्स फाइनेंशियल्स, हुड को, भारत फॉर्ज पोस्ट नंबर्स, बजाज फाइनेंस आज सुबह से एक्शन में था एंड सेम इज द केस विद मुथूट फाइनेंस 3% ऊपर। उसके बाद शॉर्ट कवरिंग किस किस स्टॉक में थी सेकंड स्लाइड में? MCX, ज़ायडस लाइफ, मन्नापुरम और मुथूट और साथ ही साथ ये संवेदन मदरसन और वोल्टास में अगर आप देखें जो शॉर्ट कवरिंग रही। वोल्टास मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट CY25 के बाद अब तक के सबसे हाईएस्ट क्लस्टर में क्लोज हो रहा है एक वर्ष के हाइज पे और शॉर्ट बिल्डअप। आज IT की कमर टूटी, 5.5% नीचे रहा। KPIT, ओरेकल, फाइनेंशियल्स, कोफो, जल्टिया, माइटीट्रैक, महिंद्रा सब में शॉर्ट बिल्डअप था, सिवियर शॉर्ट बिल्डअप था। और लॉन्ग्स कहाँ पे स्क्वायर ऑफ हुए? जरा प्लीज़ लॉन्ग अनवाइंडिंग की स्लाइड लेके आइएगा। इसमें कैम्स, पेट्रोनेट एनर्जी, PFCIX और श्री सीमेंट। मैं इनफैक्ट एक स्टॉक और रखूंगा आपकी स्क्रीन पे। लुक एट द कोलैप्स ऑफ SRF। मानस ये SRF का कोलैप्स वहीं से जाके हुआ जहाँ पे सारे एवरेजेस अलाइंड थे, ह्यूज प्रेशर था। बड़ी कैंडल, ऐसी कैंडल्स आज IT में विजिबल थे। ये SRF पे आपका टेक है मानस? देखिए अभी शायद कल का वेट करेंगे क्योंकि एक जो गैप था उसको जस्ट फिल किया है स्टॉक ने। मेरा समझना है कि 2790 के नीचे अगर चला जाए SRF तो आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना है। उससे पहले लॉन्ग पोजीशन को होल्ड करेंगे, खरीदारी नहीं करेंगे इस गिरावट पे। खरीदारी 2920 के ऊपर ही करनी है। SRF पे फिलहाल ये व्यू अभी खरीदारी की राय नहीं है। अच्छा, एक तो IT स्पेस में क्रैक था, लेकिन रियल्टी स्पेस इसने भी काफ़ी, हमने सीसॉ पैटर्न देखा है, काफ़ी उतार चढ़ाव इस पैक में और ज़्यादातर देखें तो काफ़ी गिरकर ही क्लोज होता है। गोदरेज प्रॉपर्टीज़, अनंतराज सती, DLF का तो पुट भी सुझाया था शिल्पा जी ने। एक बार ओबरॉय रियल्टी भी रखिएगा, 1% के गिरावट के साथ अभी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। अमित सेठ जी, ओबरॉय रियल्टी और पूरी दिक्कत रही है रियल्टी स्पेस में, क्या किया जाए? ओबरॉय रियल्टी यहाँ पर शॉर्ट की सलाह होगी या फिर वेट करें? नहीं शायद थोड़ा सा वेट करेंगे। यहाँ पे हमने नीचे के लेवल से एक अच्छी खासी रैली देखी और अल्टीमेटली इसने जाके 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस लिया जो कि लगभग 1600 के आसपास था। आज अगर देखिए तो स्टॉक 10 और 20 डेमा के ऊपर रेस्ट कर रहा है विच इज अराउंड 1550 रुपीज। अगर 1545 के नीचे जाता है तो शॉर्ट जरूर ओपन होगा। अभी एक तरह से नो ट्रेड जोन में है एंड ऑन द बुलिश साइड अगर 1600 के ऊपर निकले तो वापस ट्रेंड रिज्यूम होगा। तो एक बार इसे अवॉइड करें तो बेटर है। अवॉइड करें तो बेटर है यहाँ पे ओबरॉयल्टी को। मैं देखा था कि आज की OIS समरी और किसने डोमिनेट किया OIS को। अगर आप सेक्टोरल बिहेवियर देखें, नो डाउट अबाउट दैट, कोई सेकंड गेस है ही नहीं यहाँ पे। टेक्नोलॉजी 5.5% की वेटेज के साथ सबसे बड़ी शॉर्ट लेके कैरी कर रहा है। देन ऑयल एंड गैस स्पेस, केमिकल, इंफ्रा, इन सभी में अगर आप देखें काफ़ी शॉर्टिंग कैरी हो रही है। जैसे कि हमने SRF डिस्कस किया। लॉन्ग है ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, फाइनेंस और फार्मा। ये 4 ऐसी बास्केट थी, भले ही थिन बट स्टिल अगर आप देखें कि कैरी कर रही है लॉन्ग। इंडेक्स की रूपरेखा में बजाज फाइनेंस का, श्रीराम फाइनेंस का बहुत अच्छा योगदान था। और BEL फाइनली अगर आप देखें जिस क्लोज की तरफ बढ़ रहा है इन खबरों के बीच में, वो बेहद शानदार। BEL स्ट्रॉन्गेस्ट स्क्रिप्ट एज ऑफ नाउ इन एंटायर डिफेंस। और याद रखिएगा अभी एक बहुत अच्छे एज पे, मतलब सारे एवरेजेस के ऊपर बंद हो रहा है। और एक स्टॉक रखूँगा जिसने आज मतलब वाकई चौंकाया, एक बार स्क्रीन पे लेके आइएगा प्लीज़। मन्नापुरम, मुथूट दोनों ने काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव दिया। और एक रखिएगा ब्रिटानिया, मेरे ख्याल से सुबह राजेश जी ने पिक किया था ब्रिटानिया।
रुचित, ब्रिटानिया में एक अच्छी खासी, अच्छा ये रुचित नहीं है, मैं अरुण जी से प्रश्न पूछ लेता हूँ। ये ऑलमोस्ट आप समझिएगा कि 4 महीने की फॉलिंग चैनल को बाइसेक्ट कर रहा है बिग स्टॉक। इसको कहाँ प्लेस करेंगे आप एफएमसीजी में? देखिए वीरेंद्र जी, बिल्कुल स्टॉक में बुलिश मोमेंटम है और नीचे में 5900 के आसपास एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट स्टॉक ने बनाया है। तो मुझे लग रहा है यहाँ से 6250 जो रिसेंट हाइस थे वहां तक तो स्टॉक जाना ही चाहिए। इनफैक्ट एक गैप क्रिएट हुआ है 5900 से 6000 के बीच में, तो गैप एक अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा और यहाँ से मुझे लग रहा है 6250 तक के टारगेट आ सकते हैं। तो डेफिनेटली लॉन्ग साइड रहना है, अगर लॉन्ग पोजिशन है तो 6250 के टारगेट के लिए होल्ड करके चल सकते हैं। ओके, तो फिलहाल ये व्यू हो गया ब्रिटानिया पर। रिजल्ट ठीक ठाक थे, एस्टिमेशंस के मुताबिक थे, लेकिन ब्रोकरेजेस काफ़ी बुलिश ब्रिटानिया के ऊपर। एफएमसीजी पैक में अगर आप देखें तो रिजल्ट ठीक ठाक आए हैं, बस एचयूएल का एक्सपेक्टेड था कि थोड़े से फीके रहेंगे, वैसे ही होते हैं। हालांकि कमेंट्री काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आई है, लेकिन लेंसकार्ट एक बार फिर से रख दीजिएगा स्क्रीन पर। 10.5% की तेज़ी के साथ अब ये क्लोज होने की तैयारी। और इनफैक्ट वीरेंद्र जी, लेंसकार्ट ये कहता है कि भारत की आधी से ज़्यादा जनता को पता ही नहीं है कि उनको कौन सा चश्मा लगने वाला है, या उनको ज़रूरत भी है चश्मे की। एक चीज़ में इसमें ऐड करूँगा। हाँ, इसमें मैं एक चीज़ ऐड करूँगा, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्साइटेड ना हो लेंसकार्ट के एक क्वार्टर के परफॉर्मेंस से, क्योंकि मोस्ट आईपीओज, जैसा कि आज मैंने एलजी के केस में बताया आपको, ज़्यादातर आईपीओज जो है ना वो डिज़ाइन होते हैं कि एक एग्जिट दी जाए, जो बड़े पहले इन्वेस्टर्स हैं या जो बड़े निवेशक हैं उनको, ठीक है ना। और ठीक है, लेंसकार्ट के इस क्वार्टर के नंबर अच्छे आए हैं, लेकिन ये अभी भी हॉरिबली एक्सपेंसिव स्टॉक है और 3-4 क्वार्टर तक लेट्स वेट एंड वॉच कि नंबर्स अच्छे आते हैं या नहीं आते। तो कहीं ऐसा ना हो आप 518 पे इन्वेस्ट करके फंस जाएं यहाँ पर, और चश्मे ही बेच रहे हैं, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा। और ऐसे मतलब ऐसा कोई बिजनेस मॉडल नहीं है कि जिसमें कोई मोट है, कोई और रिक्रिएट नहीं कर सकता इस बिजनेस मॉडल को। इस चीज़ को आप समझ के चलिए। और जैसा मैंने कहा कि इन मोस्ट आईपीओज पैसा लोगों का डूबा है, अच्छे से अच्छे आईपीओज में, और कहानी है पूरी की पूरी। अब इनके चीयर लीडर्स को बुरा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है। तो इसके लिए मैं एक क्वार्टर के नंबर से एक्साइटेड नहीं होऊंगा लेंसकार्ट के केस में, बिल्कुल भी। अभी थोड़ा सा टाइम देंगे इसे, लेकिन हाँ, आज प्राइस में वो अच्छा है क्योंकि नंबर्स अच्छे थे एक क्वार्टर के, तो इसके लिए स्टॉक चल गया विदाउट अ डाउट। बिल्कुल, तो काउंटर तो चला है, लेकिन खैर अभी फिलहाल वेट एंड वॉच की सलाह रहेगी और कुछ क्वार्टर्स देखेंगे फिर कैसे रिएक्ट करता है। लेकिन अब क्लोजिंग की तरफ बढ़ते हैं, और आईटी ने काफ़ी दर्द दिया है, लेकिन देखते हैं सर अब क्लोजिंग बिग वॉल पर आपने समझते हैं कैसे रहा। हाँ, आईटी ने आज काफ़ी दर्द दिया है श्रेया। और सच बताऊँ ना, जो आज का आईटी का इंडेक्स का मूव है ना, वो कहीं ना कहीं आपको एक चीज़ बता रहा है कि कैसे, मतलब किसी ने सोचा था कि 2 साल पहले इस तरीके के रेट्स देखेंगे। आप टीसीएस का रेट देखिए एक बार ज़रा, टीसीएस का रेट एक बार ज़रा लेकर आइए। मैं सच बताऊँ ना, 52 वीक लो तो खैर ये होगा ही, लेकिन इसका एक बार ज़रा 2 साल का चार्ट रखेंगे टीसीएस का, क्योंकि मैं सिर्फ ये देखना चाह रहा था कि चलिए, एक तो है कि 52 वीक लो है, ये मेरे ख्याल से 2 ईयर लो है, मल्टी ईयर लो है। 5 साल का चार्ट दिखाएंगे एक बार ज़रा। और कोविड के बाद से इस तरीके की गिरावट, कोविड में चले फिर भी एक बार गिरावट आई थी, वो सडन आई थी, सब में गिरावट थी, है ना। ये ऑलमोस्ट जो है ना कोविड लो की तरफ पहुंच रहा है स्टॉक। 5 फरवरी 21 का लो है मुझे, फरवरी 21 का लो है, फरवरी 21, हाँ, तो फरवरी 21 का लो है, मतलब इतना प्राइस डैमेज। और ये एक और चीज़ आपको बता रहा है कि मार्केट में ना आपको अपने बिजनेस मॉडल्स पर लगातार काम करने की ज़रूरत है, वरना सोचिए ये हमारी ब्लूएस्ट ब्लू चिप कंपनीज हैं, 10 लाख करोड़, इन्फोसिस, टीसीएस 10 लाख करोड़ से कम का मार्केट कैप भी हो गया है, तो खैर पेन है। चलिए खैर स्क्रीन पर चलते हैं। निफ्टी करीब 150 पॉइंट नीचे था, 25,800 के करीब बंद हुआ। निफ्टी बैंक फ्लैट बंद हुआ, थैंक गॉड फॉर दैट। आईटी देखिए 2000 पॉइंट नीचे, 0.6% नीचे निफ्टी आईटी बंद हुआ। इस तरीके की गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिली। मिड कैप इंडेक्स करीब 0.5% नीचे था, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 2.5% नीचे था। एडवांस डिक्लाइन भी आज खराब था, लेकिन उतना खराब नहीं था एक्चुअली, जिस हिसाब से मार्केट गिरा कहीं खराब हो सकता था, लेकिन 1000 बढ़ने वाले शेयर 1900 करीब गिरने वाले शेयर है आज। चलिए सेक्टोरल लूजर्स पर आते हैं। ऑब्वियसली सबसे ऊपर आपको आईटी दिखाई देगा, 0.6% नीचे, 5 दिन में दूसरी बार इस तरीके का मूव। निफ्टी रियल्टी 0.2%, ऑयल एंड गैस, एनर्जी, एफएमसीजी और फार्मा में भी गिरावट थी। गेनर्स पर आ जाते हैं फटाफट से, इसमें डिफेंस, फाइनेंशियल्स और कैपिटल गुड्स, यहाँ पर आपको हल्की सी तेजी दिखाई देगी। निफ्टी लूजर्स में सारे आईटी स्टॉक्स 5 हैं,
टेक महिंद्रा, इन्फोसिस, TCS, HCL टेक और विप्रो, पांचों टॉप लूजर्स। और उसके बाद HUL ये भी नीचे था। और गेनर्स में बजाज फाइनेंस, श्रीराम फाइनेंस, आयशर मोटर्स लगातार नंबर्स के बाद अच्छा इसमें आउट परफॉर्मेंस, ICICI बैंक, BEL और ट्रेंट, यहाँ पर आज आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिली। वीरू। बिल्कुल अनुज, तो ये क्लोज अपने साथ जो चीज़ सिक्योर करके ले गया कह नहीं सकते, बट मोर और लेस 25-60 की ट्रैजेक्टरी और बैंक निफ्टी अभी बहुत स्ट्रॉन्ग। लेकिन चलते चलते एक बार फिर से आप सभी लोगों का, दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। बजट वीक में CNBC आवाज़ पे एक बार फिर से अपना हक और अपना भरोसा जताने के लिए, क्यों अनुज? 100% आई थिंक ग्रैटिट्यूड, मेरे ख्याल से ग्रैटिट्यूड बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है। और सच बताऊं तो मुझे बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड है हमारे व्यूअर्स के लिए, श्रेया आपके लिए, वीरू आपके लिए, हमारी पूरी टीम जो कैमरा के सामने और जो कैमरा के पीछे है, आप सबके लिए, और हमारे सारे के सारे गेस्ट जो उस दिन जुड़े और जो रोज़ हमारे साथ जुड़ते हैं। एंड ऑब्वियसली जैसे मैंने कहा कि सबसे ऊपर जनता जनार्दन, व्यूअर्स, जिन्होंने हमें ये नंबर 1 बनाया। और मैं एक बार फिर से कह रहा हूँ, हमारे अंदर ना आप एक चीज़ जो शायद नहीं देखेंगे वो है घमंड इस चीज़ का, मतलब क्योंकि उससे कुछ फ़ायदा नहीं है। हम हम्बल हैं, जब हम पीछे थे तब भी हम्बल थे, जब हम आगे हैं तब भी हम्बल हैं। जब आप पीछे हों तो आपको जैसे कहते हैं ना कि थोड़ा सा सेल्फ एक एनालिसिस करने की ज़रूरत है। और जब आप आगे हों, अटल बिहारी वाजपेयी ने एक बार ये बात पार्लियामेंट में कही थी कि जीत में अहंकार नहीं होना चाहिए, जीत में आपका विनम्रता होनी चाहिए, और हार में आपका सेल्फ एनालिसिस होना चाहिए। तो खैर ठीक है, ये लाइफ में चलता रहता है, लेकिन अभी के लिए नंबर 1 हैं हम, और सबसे इम्पोर्टेंट वीक में नंबर 1 है। इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। जय। और ये विषय है खुशी का, और एक विषय और है खुशी का। क्या है श्रेया, मालूम है? आपने 2 बार कही आज फ्राइडे, आज फ्राइडे। मैंने कहा मेरा भूत वीरू जी पे कैसे सवार हो गया आज? नहीं, कल फ्राइडे। चलिए खैर वीरू, देखिए आजकल जिस तरीके का मूड आजकल जिस तरीके का है ना, और हम लोग तो खैर कभी काम करने से घबराते नहीं हैं। मतलब सैटरडे संडे भी हमने काम किया, बजट था, उसके बाद ट्रेड डील आ गई, रात को 2 बजे भी हमने काम किया। तो इसके लिए वर्क इज़ वर्शिप, तो ठीक है। हाँ, लेकिन ये बात जरूर है कि वीकेंड आता तो थोड़ा सा एक एक्साइटमेंट आती है, क्योंकि इतना टायरिंग वीक रहता है, तो इसलिए। लेकिन सबको एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया। जी, कल सुबह फिर ये पैनल मुलाकात करेगा आपसे सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार और शुक्रिया, धन्यवाद।